हेलो एवरीवन। सो इज इट पॉसिबल कि 10 और 10 की कुछ चीजों को ऐड करने पर 10 ही मिल जाए? आप लोग थोड़ा सा सरप्राइज हो रहे होंगे कि सर क्यों बेवकूफ बना रहे हो, पर यह सच्चाई है। हाँ, लेकिन यह चीज पॉसिबल है वेक्टर्स में। हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अगर हम दो वेक्टर्स को ऐड करें जिनका मैग्नीट्यूड 10 है, तो दोस्तों ये पॉसिबल है कि उनका रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड 10 आए। ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वेक्टर्स का पूरा लेक्चर देखिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ले नीट। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेक्टर्स। और ये किन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है मैं बता देता हूं। जो स्टूडेंट्स अभी 10th से 11th में आए हैं, इनफैक्ट जो स्टूडेंट अभी 12th जिनका स्टार्ट हुआ है, दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यू शुड नो गाइस कि जो हमारे आने वाले टॉपिक्स होंगे, अगर मैं 11th की बात करता हूं, सपोज काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन। सिमिलरली 12th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स हो गए, जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, ठीक है, मैग्नेटिज्म हो गया। तो इन सब में वेक्टर एडिशन का बहुत ज्यादा यूज होता है। सो वेक्टर्स मतलब आप समझ लीजिए कि अगर आपको फिजिक्स अच्छे से करना है नीट के लिए, तो वेक्टर्स बार बार बहुत यूज होने वाला है। तो आपको वेक्टर्स पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। और हाँ, डेफिनेटली सेशन में हम तो ये तो देखेंगे कि भैया 10 और 10 10 कैसे होता है। और ये मैं आप लोगों को बच्चों फील करवाऊंगा कि वेक्टर्स में ये चीज पॉसिबल है। जब मैं एक वेक्टर को ऐड करता हूं जिसका मैग्नीट्यूड 10 है एक दूसरे वेक्टर से जिसका भी मैग्नीट्यूड 10 है, तो दोनों वेक्टर्स को जोड़ने पर जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है, जो उनका सम होता है, उसका मैग्नीट्यूड भी 10 हो सकता है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे और A to Z हम लोग सब कुछ यहां पर कवर करते हुए चलेंगे। और मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप लोगों को ये स्लाइड नोट्स मिल जाएंगे। सेकेंडली, आप लोगों को होमवर्क दिया जाएगा, तो स्पेसिफिक डीपीपीज और आप लोगों को एक स्टैंडर्ड मटेरियल दिया जाएगा, वो भी दोस्तों आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। और कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं ये आप लोगों को मैं क्लास के एंड में बता दूंगा। सो बेसिकली आप पूरा रिलाई कर सकते हैं पढ़ले नीट पर। अगर आपको अपना कंप्लीट फिजिक्स करना है नीट के लिए, तो डेफिनेटली दिस इज द राइट चैनल। सब्सक्राइब सबसे पहले कर दीजिएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। यार यहां पे सभी बच्चों को पता है कि फिजिकल क्वांटिटीज को दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सो कुछ होती है स्केलर क्वांटिटीज और कुछ होती हैं आप लोगों की वेक्टर क्वांटिटीज। तो यदि अगर मैं बात करता हूं कि सर ये स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, दोस्तों कुछ ऐसी चीजें जिनके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, या फिर मैं बोल सकता हूं केवल और केवल मैग्नीट्यूड से उस चीज को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, ऐसी चीजों को स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलता हूं टेम्परेचर। तो यार अगर मैं टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, सपोज राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो इसका मतलब आपको रियलाइज हो गया 50 डिग्री का मतलब यार काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही होगी, बहुत गर्मी पड़ रही होगी, यही मतलब होगा। अब मैंने पूछा कि राजस्थान में टेम्परेचर 50 डिग्री है, तो आप ऐसे तो नहीं पूछोगे कि सर कहां पर है, ऊपर है 50 डिग्री, नीचे है, राइट में है, लेफ्ट में है, कहां पर है। सो टेम्परेचर का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है कि अगर आप एक नंबर एसोसिएट कर देते हैं इसके साथ, तो अपने आप में डिस्क्राइब हो जाता है। तो अगर मैं यहां पे एग्जांपल्स की बात करता हूं कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज आप लोगों की स्केलर के कैटेगरी में आती हैं, सो यू शुड नो। आप मास एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है दोस्तों। फिर हम लोग बात कर सकते हैं डिस्टेंस, दैट इज ऑल्सो स्केलर। और अभी अभी मैंने जस्ट आप लोगों को बताया टेम्परेचर। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो वो सब हम लोग टाइम के साथ जब उनके साथ डील करेंगे, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कौन सी फिजिकल है और कौन सी वेक्टर है। वहीं पर अगर हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज को अगर जानने की कोशिश करें, तो ये ऐसी चीजें हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों को ही डिस्क्राइब करना पड़ेगा। देन ओनली हम उस फिजिकल क्वांटिटी को प्रॉपरली डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं, मान लीजिए यहां पर एक टेबल है और इस टेबल पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ब्लॉक का मास m है। अब मैं बोलता हूं कि मैं इस ब्लॉक को अब एक फोर्स लगाना चाहता हूं।
ठीक है, कितने का फोर्स लगाना चाहता हूं, तो फोर्स का ऐसा यूनिट सभी बच्चों को पता है, दैट इज न्यूटन। सो मैंने बोला कि मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगाना चाहता हूं। अब यार सपोज मैंने 10 न्यूटन का फोर्स फर्स्ट केस में ऐसा लगा दिया नीचे की तरफ, तो ये मेरा 10 न्यूटन का फोर्स लग चुका है दोस्तों नीचे की तरफ, कुछ इस प्रकार। तो क्या होगा, ऐसा करने से इस ब्लॉक को नीचे की तरफ दबाया जाएगा, लेकिन यह ब्लॉक अपनी ही जगह पर रहेगा, यह बात तो श्योर है। लेकिन सेकंड केस में अगर हम लोग यहां पे डिस्कस करें, तो सपोज ये जो फोर्स है दोस्तों 10 न्यूटन वाला, यदि मैं इस डायरेक्शन में लगा दूं तो क्या होगा, तो यार इस बार थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। आप आगे की तरफ पुश कर रहे हैं तो ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव करने लगेगा और ये ब्लॉक इस टेबल पर से नीचे भी गिर जाएगा। तो यहां पे देखिए आपने दोनों केसेस में 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाया, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है अगर आप अलग अलग डायरेक्शन में लगाओगे तो उसका जो इंपैक्ट होगा उसका प्रभाव भी अलग अलग आएगा। ऐसा लगाओगे तो वो नीचे पुश करना चाहेगा पर वो मूव नहीं करेगा, और 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगा दिया तो वो नीचे गिर जाएगा। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन हमें जरूरत पड़ती है, उनको हम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। इसके अगर मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को बताना चाहूं तो स्टैंडर्ड एग्जांपल है दोस्तों वेक्टर्स कैटेगरी में आपका सबसे पहले तो यार फोर्स ही हो गया, जस्ट हम लोगों ने अभी देखा। सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देन वेलोसिटी आप लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके होंगे। वेलोसिटी के अलावा एक्सेलरेशन, ये सारी की सारी आप लोगों की वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, सारे एग्जांपल्स नहीं करने यार, धीरे धीरे आगे आने वाले टॉपिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटी जहां जहां यूज होगी मैं बताते जाऊंगा कि ये फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है और ये फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है। जस्ट आप लोगों की जनरल नॉलेज के लिए ये जानना आपको जरूरी नहीं है दोस्तों। इन दोनों कैटेगरीज के अलावा स्केलर एंड वेक्टर एक तीसरी और एक फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड किया जाता है एंड दैट इज नोन एज टेंसर। तो बेसिकली टोटल 3 डिविजन्स हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज स्केलर होती हैं, कुछ वेक्टर्स होती हैं, और ये जो टेंसर है ये तीसरे टाइप का है जो कि आपको जानना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मैं जब खुद अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था आईआईटी बॉम्बे से, तो हमें सेकंड ईयर में टेंसर के बारे में बताया गया था, तो आपको बिल्कुल भी जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन यार ऐसा होता है कई बार स्कूल में कोचिंग में थोड़ा टशन मारना हो तो बच्चे बोलते हैं टेंसर टेंसर बोलने लग जाएंगे तुम लोगों को, सर टेंसर भी होता है। तो बस वो टशन मारने के लिए पता होना चाहिए कि टेंसर भी एक क्लासिफिकेशन है। और इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को जस्ट बता देता हूं। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल आप लोगों के लेवल पर है वो है स्ट्रेस। सर स्ट्रेस क्या होता है, तो मैं बोलूंगा यार थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। स्ट्रेस अभी नहीं आएगा, आने वाले टाइम में आप लोगों का स्ट्रेस आएगा, तब हम स्ट्रेस के साथ डील करेंगे। बस अभी के लिए रट लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि आगे एक चैप्टर होगा इलास्टिसिटी, उसमें मैं आप लोगों को स्ट्रेस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, सो दैट्स इट। अभी तक के डिस्कशन में फिजिकल क्वांटिटीज को 3 डिविजन्स में हम लोगों ने सेपरेट कर दिया। स्केलर जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड है, वेक्टर्स जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, एंड थर्ड एक्सेप्शनल टेंसर क्वांटिटीज होती है कुछ। फॉर एग्जांपल स्ट्रेस हमें पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए, जस्ट किस लिए सीखा, ऐसे ही स्टाइल मारने के लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट थिंग इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। मैं एक वेक्टर को किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो यहां पे रिप्रेजेंटेशन में 2 पार्ट आते हैं। सो हम लोग सबसे पहला जो रिप्रेजेंटेशन सीखने वाले हैं दैट इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, एंड फिर बाद में हम लोग सीखेंगे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। मैथमेटिकल को अभी भूल जाओ। सर व्हाट डू यू मीन बाय पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन? पिक्टोरियल मतलब मैं एक वेक्टर को डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करना चाहूंगा और उसमें किन बातों का मुझे ध्यान रखना चाहिए, ये हम समझना चाहते हैं। तो यार किसी भी एक वेक्टर को आप सिंपली एक एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हो, बस एज सिंपल एज दैट। एक एरो से एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, अगर मैं किसी भी वेक्टर की बात कर रहा हूं तो यार वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का मतलब है आप लोगों को सेम टाइम पर 2 चीजें रिप्रेजेंट करनी पड़ेंगी। एक तो उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, एंड सेकेंडली आपको उसकी डायरेक्शन भी इंडिकेट करनी पड़ेगी। ये 2 चीजें आप बताओगे तो ही तो वो कंप्लीट वेक्टर हो पाएगा। यस, तो डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो अगर ये एरो आप देखें जिस डायरेक्शन में
ये एरो है वही डायरेक्शन उस वेक्टर की है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं एक फोर्स लग रहा है mg, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आप एरो किस तरफ बना दोगे? नीचे की तरफ। मैं बोल रहा हूं कि मुझे इस तरफ फोर्स लगाना है, तो आप एरो इस तरफ बना दीजिए। जिस डायरेक्शन में एरो है मतलब वो उस वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। तो डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो आप लोग क्या बोलेंगे? अलोंग दी एरो। अलोंग दी एरो, जो एरो का डायरेक्शन है जिस तरफ, उसी तरफ दोस्तों आप लोगों का वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा। इस चीज को बोला जाता है हेड ऑफ वेक्टर। ठीक है, दिस इज नोन एज हेड ऑफ वेक्टर। उसका सर है ये, जहां पे वो दिख रहा है ना, वो धनुष का, वो तीर का जो मेन जो पार्ट है, जो लग जाता है अंदर तो इंसान मर जाता है। एंड दिस इज नोन एज टेल ऑफ वेक्टर। ये वेक्टर की पूंछ बोली जाती है और इसको वेक्टर का सर बोला जाता है। ये टर्म्स आने वाले टाइम में यूज होंगे, तो जस्ट हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। अब मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो मैग्नीट्यूड को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये मैं बताना चाहूंगा। दोस्तों मान लीजिए दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों आगे की तरफ लग रहे हैं, तो ये आपका पहला फोर्स हो गया, दैट इज इक्वल्स टू सपोज 2 न्यूटन का। और एक और फोर्स लग रहा है, वो कितना लग रहा है? 4 न्यूटन का। तो आपने क्या यहां पे एक डिफरेंस देखा? जो छोटा फोर्स था जिसका मैग्नीट्यूड कम था, उसका एरो भी मैंने छोटा बनाया, और जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा था उस वेक्टर का एरो भी मैंने क्या किया? बड़ा बनाया है। दैट मीन्स आप अगर इस एरो की लेंथ को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करें, सो व्हेन आई से लेंथ ऑफ द वेक्टर, तो बेटा वो हेड से लेकर आप लोगों का कहां तक स्टार्ट हो रहा है? टेल तक स्टार्ट हो रहा है। तो इसका जो लेंथ है वो क्या इंडिकेट करता है? वो इसका मैग्नीट्यूड इंडिकेट करता है। अगर आपके वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो लंबा लेंथ होगा, और अगर मैग्नीट्यूड कम है तो कम लेंथ होगा। तो यहां पे मैं लिखना चाहूंगा दैट मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ एरो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ एरो। सो ये एक सिंपल सी चीज है। तो यहां पर हम लोगों ने ये जाना, ये रियलाइज किया, ये फील किया कि एक वेक्टर को आप बेसिकली एक एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करोगे। जिस डायरेक्शन में वो वेक्टर है उस सेम डायरेक्शन में एरो बनाना है, और अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा है, बड़ा फोर्स है, बड़ा वेक्टर है, तो लंबा एरो बनेगा, और छोटा है तो दोस्तों छोटा सा एरो बनेगा। आई होप दैट इज क्लियर। ठीक है सर, ये बात तो हमको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। क्या इंपॉर्टेंट डिस्कशन है? दिस इज नोन एज पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। क्या चीज है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर? पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर का यह मतलब है गाइस, मान लीजिए ये आप लोगों के पास एक वेक्टर है ऐसा, इस वेक्टर को मैं नाम दे देता हूं, सपोज दिस वेक्टर इज ए वेक्टर। ठीक है, अच्छा ये याद रखना, कोई भी अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसे मैं इन जनरल आप लोगों को लिखवाना चाहूं, यहां पे जब हमने एग्जांपल्स देखे थे, तो मास एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको हम डिनोट कर देंगे m से, राइट। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है तो d से डिनोट कर देंगे। टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है तो t से डिनोट कर देंगे। वहीं पर अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसे हम f से तो डिनोट करेंगे, लेकिन इसके ऊपर कुछ इस प्रकार एक एरो लगा देंगे। तो ऊपर एरो लगाने का यह मतलब है आप यह बताना चाहते हो कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। इसी प्रकार अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो यहां v लिख दूंगा, ऊपर एरो लग जाएगा। एक्सेलरेशन की बात करें, a लिखें, एरो लग जाएगा। तो दोनों के नोटेशंस में क्या डिफरेंस है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी? तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो सर यही है कि वेक्टर्स में ऊपर एरो लगेगा और स्केलर को हम जस्ट एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। खैर एनीवेज, नाउ लेट्स मूव टू पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर का क्या मतलब है। यार यहां पर अब सपोज आप लोगों का ए वेक्टर है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, एक और वेक्टर बनाता हूं जो कि एग्जैक्टली इसी के पैरेलल है। या फिर आप ऐसा मान लीजिए कि इस वेक्टर को इमेजिन करो, थोड़ा सा मैंने नीचे खिसका दिया, थोड़ा सा इसको मैंने नीचे खिसका दिया। सो अब मेरा सवाल यह है, क्या ये दोनों वेक्टर सेम है या अलग अलग है? तो रिजल्ट ये आएगा कि ये दोनों वेक्टर्स सेम है। क्यों है ये दोनों वेक्टर सेम? एक वेक्टर के कितने काम है? दो काम, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना और डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है? यस, क्योंकि जो लेंथ ऊपर वाले का है सेम लेंथ नीचे वाले का है। इसी को तो आपने एज इट इज शिफ्ट किया है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, क्या डायरेक्शन सेम है? बिल्कुल सेम है। इसका भी डायरेक्शन आगे,
इसका भी डायरेक्शन आगे। सो दोनों वेक्टर्स का दोस्तों डायरेक्शन भी एग्जैक्टली सेम है, तो दोनों सेम वेक्टर है। तो यहां से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल कर आता है। क्या कंक्लूजन है कि मैं एक वेक्टर को, सपोज ये एक वेक्टर है, तो आप इसको इसकी पैरेलल डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हो। यहां पे है तो आप सेम वेक्टर को यहां बना दो, यहां बना दो या यहां बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, इसको आप दिमाग में सेट कर लीजिए, आने वाले कॉन्सेप्ट्स में ये यूज होगा। तो हम लोग यहां पे सिंपल वे में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड, ध्यान से सुनिएगा, अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड, एक वेक्टर को आप शिफ्ट कर सकते हैं। कैसा शिफ्ट कर सकते हैं? पैरेलल टू इट्स इनिशियल ओरिएंटेशन, पैरेलल टू इट्स इनिशियल ओरिएंटेशन। गाइस ये सारे के सारे नोट्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दैट इज द रीजन मैं प्रॉपरली नोट्स की फॉर्मेट में उनको यहां पे आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं यार। सपोज यहां पर एक वेक्टर है, इस वेक्टर को मैं नाम दे देता हूं, लेट्स से दिस वेक्टर इज नोन एज बी वेक्टर। अब इमेजिन करिए इस वेक्टर को आपने इसी के पैरेलली शिफ्ट कर लिया। तो इनिशियली ये वेक्टर यहां था, बाद में ये वेक्टर यहां आ गया, तो हम बोलेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया, दोनों वेक्टर सेम है। आप एक वेक्टर को हमेशा बिंदास पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, इससे उस वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बॉस, चलिए यहां तक का डिस्कशन तो समझ में आ गया। अब हम लोग आगे एक चीज पढ़ने वाले हैं, दैट इज नोन एज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो सबसे पहली चीज तो यह है, एक सिंपल वे में अगर हम देखें तो यार सपोज यहां पर आप लोगों का कोई एक वेक्टर है, लेट्स से दिस इज वेक्टर ए, और दूसरा कोई वेक्टर एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, दिस इज वेक्टर बी, और इन दोनों के बीच में क्लियरली आप लोगों को यहां एंगल दिख रहा होगा। सो दिस एंगल इज नोन एज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये जो थीटा मैंने यहां पे दोस्तों रिप्रेजेंट किया है, इस थीटा को ही बोला जाता है दिस इज नोन एज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कौन कौन है वो दो वेक्टर्स? बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। लेकिन यहां पर एक साइलेंट सा अजम्पशन है, वो क्या है? जब आप एंगल मेजर करते हैं या डिफाइन करते हैं दो वेक्टर्स के बीच में, तो यह बहुत जरूरी है कि एक वेक्टर की जो पूंछ है ना, वो दूसरे वेक्टर की पूंछ से जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो आप अगर यहां पे ध्यान से देखें तो ये ए वेक्टर का टेल है गाइस, एम आई राइट? यस सर। और ये बी वेक्टर का भी टेल है, बिल्कुल सही बात। तो टेल से टेल जुड़ा है तभी ये एंगल डिफाइन होता है। तो यहां पे हम लोग लिख भी देते हैं, टेल शुड बी, टेल कोइंसाइड्स विद टेल। ठीक है, जो टेल है दोस्तों एक वेक्टर का, वो दूसरे वेक्टर की टेल के साथ क्या करेगा? कोइंसाइड करेगा, तभी हम इस एंगल को डिफाइन कर पाते हैं। अदरवाइज हम ये एंगल को डिफाइन नहीं कर पाते। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो मैं इस चीज को हाईलाइट भी कर रहा हूं, आप लोगों को ध्यान ये रखनी है। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल इसका देना चाहता हूं जहां कंफ्यूजन होता है। फॉर एग्जांपल, आपको किसी ने बोला इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल बताइए, किसका? सपोज यार ये कोई एक अलग वेक्टर मान लेते हैं, सपोज दिस इज F1 वेक्टर और यहां पर एक और वेक्टर हो गया, दिस इज F2 वेक्टर। ये दो वेक्टर्स आप लोगों को दे दिए गए एंड यहां पर आपको बोला दैट दिस एंगल इज 120 डिग्री, और पूछ लिया गया कि भाई इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो एंगल कितना है। तो यार कोई गधा इंसान है, कोई पजामा इंसान है, वो क्या आंसर करेगा? वो बोलेगा कि सर एंगल तो 120 है, क्योंकि हमें तो सीधा सीधा दिख रहा है, दो वेक्टर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, दोनों वेक्टर्स के बीच का हमें एंगल दिखाई दे रहा है, दैट इज क्लियरली 120 डिग्री। So 120 degree should be the correct answer. But unfortunately that is not the correct answer. The reason is जब आप एंगल डिफाइन करते हो तो दोनों वेक्टर्स की पूंछें जुड़ी हुई होनी चाहिए। लेकिन आप अगर यहां पे देखते हैं तो F1 का जो हेड है, उसका जो सर है, वो जुड़ा हुआ है दोस्तों F2 की टेल से। वो जुड़ा हुआ है बेटा, कहां से जुड़ा हुआ है देख लीजिए क्लियरली, F2 की टेल से जुड़ा हुआ है वो। ठीक है, तो हम लोग ऐसे तो एंगल डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो सर क्या करना चाहिए? एक सिंपल सा इलाज करते हैं। आप F1 वेक्टर को तो एज इट इज रहने दो, कोई बात नहीं, F1 वेक्टर तो मैंने एज इट इज बना लिया। अब इस डायरेक्शन में आपका F2 वेक्टर लग रहा था, राइट? दिस इज योर F2 वेक्टर। इस डायरेक्शन में दोस्तों आप लोगों का F2 वेक्टर था और ये एंगल आप लोगों को दिया हुआ था 120 डिग्री। अगर ये एंगल 120 है तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, रीजन देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल एंगल 180 होता है। खैर एनीवेज ये एंगल 60 डिग्री हो गया। सर क्या करें?
अभी अभी तो आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया है कि आप एक वेक्टर को उसके पैरेलल डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से वेक्टर के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वेक्टर सेम रहता है अगर आपने उसको पैरेलली शिफ्ट किया। तो मैं यहां पर दोस्तों ये जो F2 वेक्टर है ना, इस F2 वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दूंगा। तो पहले F2 वेक्टर यहां पे था, इसको अगर हम पैरेलली शिफ्ट करें, और पैरेलल शिफ्ट करने का रीजन क्या है, केवल और केवल ये रीजन है कि दोनों वेक्टर्स की टेल से टेल जुड़ जाए। अभी F2 का टेल F1 के हेड से जुड़ा है, इस F2 को शिफ्ट कर दीजिए पीछे। तो जब आपने F2 को पीछे शिफ्ट करा तो उससे F2 तो चेंज नहीं होगा, वो तो सेम वेक्टर है क्योंकि पैरेलल डायरेक्शन में शिफ्टिंग हुई है। अब टेल से टेल जुड़ गई, अब टेल से टेल जुड़ गई तो ये जो एंगल है आप लोगों का, ये इनके बीच का एंगल कहलाएगा। तो क्लियरली यू कैन से इफ दिस एंगल इज 60, सो दिस एंगल इज आल्सो 60 डिग्री, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द एंगल बिटवीन कौन से दो वेक्टर्स की बात हो रही है, सो दैट इज बिटवीन F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर। तो आपका आंसर गाइस 120 डिग्री ना होकर के कितना आना चाहिए, एग्जैक्टली इट शुड बी 60 डिग्री। दिखने में 120 डिग्री दिख रहा था बट रियलिटी कुछ और निकली, इन रियल एंगल 60 डिग्री है। सो ऑलवेज हैंडल दिस थिंग विद केयर। कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। कोई भी एंगल दिखा तो बोल दिया सर यही तो एंगल होगा इनके बीच, नहीं भाई, पहले टेल से टेल जोड़ो। जब बोलते हैं ना कि दिल से दिल जुड़ना चाहिए तो फिर मजे आ जाते हैं, है ना, गलत वे में मत लेना। तो उसी प्रकार पूंछ से पूंछ जुड़नी चाहिए तो मजे नहीं आते हैं, तो एंगल आता है ना, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल आ जाता है। तो बस इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है, पूंछ से पूंछ जोड़नी है। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। हमने अभी तक वेक्टर्स का बेसिक पढ़ा है। वेक्टर एक ऐसी चीज है जिसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों डिस्क्राइब करनी पड़ती है। उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक एरो से, और उस एरो की लेंथ उसका मैग्नीट्यूड बताती है। मैग्नीट्यूड ज्यादा तो लेंथ ज्यादा। एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एंगल कैसे डिफाइन होगा, जब एक वेक्टर की पूंछ दूसरे वेक्टर की पूंछ से जुड़ी हो। ठीक है बॉस। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस सेक्शन में है, जो सीखना है, जो पूरे नीट के सिलेबस में है, पूरे 11th और 12th में है, वो है वेक्टर एडिशन, जहां 12वीं के बच्चों की भी एकदम दिमाग जो है वो एकदम घूम जाती है। तो सर वेक्टर एडिशन सीखेंगे। वेक्टर एडिशन के दो तरीके से सीखना है, ट्रायंगुलर लो और पैरेललोग्राम लो। पैरेललोग्राम लो फर्जी है, जस्ट थ्योरी के लिए पता होना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ट्रायंगुलर लो। तो सर क्या होता है ट्रायंगुलर लो, यह बताने से पहले मैं आप लोगों को रिजल्ट बताना चाहूंगा, फिर मैं आप लोगों को ट्रायंगुलर लॉ भी बताऊंगा बच्चों। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट हम क्या है, हम कंक्लूजन पहले सीख लेते हैं। वो कैसे आया वो भी मैं जस्ट आफ्टर दैट बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि सर कंक्लूजन क्या है। तो ट्रायंगुलर लॉ का कंक्लूजन क्या है, ये मैं इस अंदाज में आप लोगों को बताता हूं। इमेजिन करिए कि सपोज यहां पर एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल पर दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स सपोज इस डायरेक्शन में लग रहा है और दूसरा फोर्स गाइस इस डायरेक्शन में लग रहा है। आप कैसे इमेजिन करेंगे, कोई एक चीज है, ऐसा होता भी है काफी कि यार मान लो पड़ोस वाली आंटी आपको कुछ खाने का सामान देके चली गई, ठीक है, और घर पे कोई नहीं है, तुम हो और तुम्हारा भाई है या तुम्हारी बहन है, और आंटी ने क्या किया, एक लड्डू देके गई है या एक गुलाब जामुन देके गई है। तो अब दोनों भाई बहन में लड़ाई हो जाती है, बोलता है यार ये तो मैं लूंगा, ये तो मैं लूंगा। तो कुछ उसी प्रकार कोई एक चीज है, उस चीज के ऊपर दो लोग फोर्स लगा रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। तो सवाल यह है कि ये जो चीज है ये जाएगी किधर। अब इमेजिन करिए अकेला अगर ये वाला फोर्स लगता, मान लो ये वाला फोर्स नहीं लगता, अकेला अगर ये फोर्स लगता तो ये चीज इधर मूव करती। अब इमेजिन करिए मान लीजिए ये वाला फोर्स नहीं लगता, केवल और केवल ये फोर्स लगता तो ये चीज इधर मूव करती। अब ये चीज किधर मूव करेगी, अब ना तो ये इधर मूव करेगी ना ये इधर मूव करेगी, इसको इन दोनों की सुननी पड़ेगी, इन दोनों फोर्स का सुनना पड़ेगा। ये चीज जो मूव करने वाला है ये कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में मूव करने वाला है, ठीक है। तो अब मैं सिमेट्री से यहां पे एक चीज बोल देता हूं, ये जो दोनों फोर्स है ना बेटा, इनका मैग्नीट्यूड सेम है। सपोज ये वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड आप मान लीजिए कि F0 है,
तो इस वाले फोर्स का भी मैग्नीट्यूड F नोट होगा। तो इन दोनों को जोड़ने पर इन दोनों का जो टोटल प्रभाव होगा, जिसे हम रिजल्टेंट फोर्स भी बोलते हैं। रिजल्टेंट का मतलब इन दोनों का रिजल्ट, इन दोनों का एडिशन। पहला फोर्स भी उस बॉडी पे लग रहा है, दूसरा फोर्स भी उस बॉडी पर लग रहा है, दोनों का नेट इंपैक्ट क्या आएगा, दोनों का एडिशन क्या होगा, दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा। चूंकि दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होने वाला है वो एकदम बीचों बीच जाएगा, जिसे मैं बोलता हूं रिजल्टेंट फोर्स। जिसे मैं क्या बोलूंगा, रिजल्टेंट फोर्स। एकदम बीचों बीच क्यों सर? एकदम बीचों बीच इसलिए क्योंकि जितनी ताकत ऊपर लगा रहे हो उतनी ही ताकत इस तरफ लगा रहे हो, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो बोलेगा यार तुम तो दोनों बराबर हो, चलो मैं बीचों बीच चलता हूं। ये हमारा पहला केस हो गया। दूसरे केस में मान लीजिए आपके भाई को गुस्सा आ गया, उसको चाहिए कि यार लड्डू तो मुझे ही चाहिए, है ना, तुम्हें नहीं खाने दूंगा मैं। तो अब डिफरेंस ये है दोस्तों, इस बार जो F1 है ना, वो F1 बड़ा है। ठीक है, ये हमारा गाइस केस 1 हो गया। केस 1 की क्या स्पेशलिटी थी? ये स्पेशलिटी थी सर कि जितने भी फोर्स लग रहे थे दोनों के दोनों फोर्स इक्वल थे। एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन केस 2? केस 2 में दोनों में से कोई एक फोर्स ज्यादा है। कौन सा ज्यादा है? F1 ज्यादा है। तो अब अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट देखूं कि अगर ये दोनों फोर्स इस पार्टिकल पर लगते हैं तो पार्टिकल किधर मूव करेगा, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्ट किधर आएगा, रिजल्टेंट कहां होगा? तो ऑब्वियसली इस बार बीचों बीच नहीं होगा क्योंकि ये ज्यादा ताकतवर है। तो आपका जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं ना कहीं F1 की तरफ लाई करने वाला है। तो दोस्तों ये आप लोगों के रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन हो गई। हालांकि मुझे वैसे तो केस 3 नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं चाहता हूं, कॉन्सेप्चुअली सब क्लियर होना चाहिए। दूसरे केस में मान लीजिए कि F1 छोटा है, रिलेटिवली F2 बड़ा है, तो क्या होगा बॉस? क्या इनका जो रिजल्टेंट होगा वो बीचों बीच होगा? नहीं भाई साहब, इस बार रिजल्टेंट कहीं ना कहीं F2 की तरफ आएगा। तो यहां से हमारे पास एक कंक्लूजन आ गया। क्या कंक्लूजन आ गया? जो फोर्स मैग्नीट्यूड में बड़ा है, रिजल्टेंट उसी की तरफ लाई करेगा। ठीक है, ऐसा ही होता है ना, घर पर भी होता है। मम्मी पापा बोलते हैं किसकी तरफ है, तो अपन देखते हैं यार कहां ज्यादा फायदा हो रहा है। खाना तो मम्मी देंगी, है ना, पापा तो ऑफिस चले जाएंगे, तो अपन मम्मी की साइड ले लेते हैं। आ रही है बात समझ में? तो उसी प्रकार से यहां पे ऐसा होने वाला है। चलिए खैर एनीवेज, अब जो मेन मुद्दा है उसके ऊपर आ जाते हैं। मेन मुद्दा क्या है? ये बात तो समझ में आ गई। पहले दोस्तों रिजल्ट सीख लो, कैसे ये रिजल्ट आया वो मैं आप लोगों को समझा दूंगा। दैट इज नॉट अ बिग डील, उसमें तो कुछ भी नहीं है यार, वो तो बहुत ज्यादा आसान है। तो दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स आप लोगों का जो लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है F1, राइट, और F2 इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब सवाल यह है, मुझे पता है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, अच्छा मान लेते हैं इनके बीच का एंगल थीटा है, क्योंकि इनकी पूंछ से पूंछ जुड़ी हुई है, तो वो मैंने एंगल डिफाइन कर दिया थीटा। अब मैं पूछता हूं कि इनका रिजल्टेंट तो मुझे पता है सर, इनका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं F1 और F2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन बराबर। अगर दोनों बराबर तो बीचों बीच F1 बड़ा तो ऊपर की तरफ, F2 बड़ा तो नीचे। बट अब मुद्दा यह है कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स होगा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इन दोनों फोर्सेस को जोड़ने पर जो मुझे रिजल्ट मिलता है, उनका जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है और वो फॉर्मूला कैसे आया, ये भी हम लोग जानेंगे। तो यहां पे एक सिंपल सा रिलेशन आप लोगों को याद रखना है। क्या याद रखना है? ये जो रिजल्टेंट फोर्स होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा भाई? इन दोनों फोर्सेस के ऊपर। यदि दोनों फोर्सेस ज्यादा तो रिजल्टेंट भी ज्यादा। तो रिजल्टेंट फोर्स किसके इक्वल होगा? दिस इज इक्वल्स टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1 F2 cos थीटा। कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये फॉर्मूला शायद एकदम नया हो सकता है, कुछ बच्चे मे भी शायद इसको ऑलरेडी देख चुके हो, फर्क नहीं पड़ेगा। अभी के लिए बस डिस्कशन इतना है कि ये जो फॉर्मूला है गाइस, ये फॉर्मूला आप लोगों के दिमाग में एकदम सेट हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप फिजिक्स नहीं कर सकते। आप फिजिक्स का कोई सा भी चैप्टर, एक आधा चैप्टर छोड़ दो, आप हिलेगा ही नहीं वो चैप्टर आपसे अगर ये फॉर्मूला नहीं पता। क्या चीज है? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये मैंने जानी
कि मुझे अगर दो फोर्सेस पता है, उनके बीच का एंगल पता है, तो मैं रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं। व्हाट इज एफ आर? सबसे पहले तो हम यही डिस्कशन कर लेते हैं कि एफ आर क्या है। एफ आर इज बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट भी मैं बोल सकता हूं, या फिर बोल सकता हूं कि उन दोनों को जो ऐड करने पर मिला, दोनों फोर्सेस को या वेक्टर्स को। सबसे पहली चीज हम इस बात के ऊपर नोटिस करेंगे कि इन दोनों फोर्सेस को जब मैंने ऐड किया तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। यह हमारा सबसे पहला डिस्कशन होगा। रिजल्टेंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है दोस्तों, ये कितनी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है? तो ये तीन चीजों के ऊपर निर्भर करता है, तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। क्या है वो तीन चीजें? तो सबसे पहली चीज है आप लोगों की F1, तो पहला फोर्स का मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा चीज क्या है जी? दूसरा चीज है F2, दूसरे फोर्स के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज थीटा। कॉस थीटा का टर्म आ रहा है। व्हाट इज थीटा हियर? थीटा इज बेसिकली एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दैट इज योर वेक्टर F1 एंड वेक्टर F2। इन दोनों के बीच का एंगल है आप लोगों का थीटा। तो इतनी तीन चीजों के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है। फॉर्मूला याद होना चाहिए। आप लोग जस्ट जो बच्चे 11th में आए हैं उनके लिए कुछ वैल्यूज लिख रहा हूं, ये याद रखिएगा। जैसे एक तो यार याद रख लीजिए आप cos 120 डिग्री। सो cos 120 डिग्री जो होता है गाइस, दिस इज इक्वल टू -1/2 एंड वन मोर इंपॉर्टेंट एंगल इज cos 180 डिग्री। सो दिस cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। बस ये दो चीजें आप लोगों को याद रखनी है। 10th स्टैंडर्ड तक आप लोग 0 से 90 डिग्री में डील करते हैं, लेकिन 10th के बाद मैं आप लोगों को बता दूं 90 से ज्यादा एंगल भी हम लोग डील कर सकते हैं, हमें करने होते हैं। और इसके लिए भी मैं एक अलग से सेशन लूंगा जिसमें मैं आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री बताऊंगा जो फिजिक्स में यूज होती है 11th और 12th में। लेकिन एज ऑफ नाउ जस्ट रिमेंबर दीज टू वैल्यूज, अपना काम इन दोनों वैल्यूज में हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं ये दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, ये दोनों वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत रह जाने कि किसी एक में काम चल जाएगा। ये -1/2 वाला भी बहुत यूज होगा और -1 वाला भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है सर, यहां तक की बात तो हमें समझ में आ गई। अब हम उस चीज के ऊपर आ रहे हैं कि मैंने ऐसा आपको क्यों बोला था कि यार 10 और 10 जो है ना, 10 और 10 10 भी हो सकता है। अब मैं उसका जवाब देने वाला हूं। ऐसा 10वीं तक नहीं होता था, ऐसा 11वीं में ही होता है। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ऐसा क्यों बोला जाता है? तो ये सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। अब यहां पर आप लोगों को एक सिंपल सा क्वेश्चन की फॉर्मेट में हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आपको बोला गया फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, बस इतना बोल दिया दोस्तों। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स निकालिए। और हमको यहां पे अलग अलग केसेस दिए जाएंगे। क्या अलग अलग केसेस दिए जाएंगे? सपोज पहले केस में दो फोर्स लग रहे हैं और दोनों इक्वल हैं यार, ठीक है। तो मान लीजिए पहला वाला फोर्स भी आप लोगों का 10 न्यूटन हो गया एंड सेकेंड फोर्स इज ऑल्सो 10 न्यूटन, दोनों ही फोर्स इक्वल हैं। ठीक है सर, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है कि एक फोर्स 10 न्यूटन का आगे लग रहा है और दूसरा 10 न्यूटन का ऊपर लग रहा है। ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड हम हर केस में सेम लेने वाले हैं, एंगल चेंज कर देते हैं, इनका एंगल बीच का 60 डिग्री बोल देते हैं। थर्ड केस इज एक फोर्स आगे की तरफ तो दूसरा फोर्स एग्जैक्टली ऊपर लग रहा है वाई डायरेक्शन में, दोनों का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है और इनके बीच का एंगल क्लियरली यू कैन से दैट इज 90 डिग्री। सर 3 केस में काम हो जाएगा? हो तो जाएगा, पर फील लेने के लिए 2 केस और लेंगे। सपोज एक फोर्स कुछ इस प्रकार, दूसरा फोर्स कुछ इस प्रकार, दोनों के दोनों 120 डिग्री पर लग रहे हैं और दोनों का ही मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है। एंड द लास्ट एंड अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि ये दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएं, दैट मींस एक वेक्टर आगे तो दूसरा वेक्टर पीछे। और अभी इस वाले एग्जांपल के लिए तो दोनों का ही मैग्नीट्यूड सेम है, so that is again 10 Newton and angle you can say clearly that is 180 डिग्री। ये 5 केस हमको दे दिए। हम करने क्या जा रहे हैं? हम करने जा रहे हैं वेक्टर एडिशन। हम दो वेक्टर्स को ऐड करने जा रहे हैं। यदि ये दो वेक्टर्स एक बॉडी के ऊपर लग जाएं तो उनका नेट रिजल्टेंट क्या होगा, उनका टोटल प्रभाव क्या होगा, दोनों जुड़कर टोटल क्या फोर्स देंगे, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न हियर।
सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। इसका सॉल्यूशन अगर हम देखते हैं तो यार मुझे बताइए, यहां पे रिजल्टेंट फोर्स का मैं तो फॉर्मूला लगाता हूं, मुझे तो बस ये फॉर्मूला लगाना है दोस्तों, कौन सा वाला, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे सर, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा दैट इज इक्वल टू पहले फोर्स का स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस दूसरे फोर्स का स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1 F2, so that is 10 into 10 which is 100 into cos theta. So what is theta here? Theta is 0. Why theta is 0? Because both are acting in same direction. तो थीटा मैंने यहां पे 0 लिख लिया। हाँ, अंडर रूट लेना ना भूलें, अगर आप लोग अंडर रूट ना लेंगे तो पूरी की पूरी मेहनत खराब हो जाएगी, सिली मिस्टेक में आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है सर, ये चीज क्या मिलती है, 10 का स्क्वायर आपको मिलेगा 100 प्लस अगेन 10 का स्क्वायर आप लोगों को मिलेगा 100। cos 0 आजकल 1 होता है, तो 2 into 100 आप लोगों को मिल गया दोस्तों 200, और पूरी चीज का अंडर रूट तो है ही। क्या चीज आ गई, 100 और 100 200 और 200 आपको मिला अंडर रूट ऑफ 400, एंड व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 400, दैट इज इक्वल्स टू 20। तो ये आप लोगों का गाइस रिजल्टेंट फोर्स आ चुका है। ये हमारा फर्स्ट केस है जिसमें दोनों के दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में थे। तो आप बोलोगे सर आप तो मूर्ख बना रहे हो हमको बोलते हो कि 10 और 10 तो 10 होता है, पर यहां तो मैंने 10 और 10 के दो फोर्स को जोड़ा तो मुझे तो 20 मिला। मैंने बोला ठीक है भाई, अभी तो एक ही केस हुआ है, थोड़ा सा हम लोग सब्र रख सकते हैं, थोड़ा पेशेंस रख सकते हैं। तो बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। यहां पे सेम काम करना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, पहले फोर्स का स्क्वायर 100 प्लस दूसरे फोर्स का स्क्वायर 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1 F2 10 into 10 is also 100 into cos 60, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो डेफिनेटली आप लोग cos 60 लेंगे। और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि cos 60 1/2 होता है। cos 60 1/2 होता है तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अंडर रूट के अंदर आपको क्या मिलेगा, दैट इज 100 प्लस 100 एंड फर्दर प्लस 100, क्योंकि cos 60 का 1/2 इसको कैंसिल कर चुका है। सो दिस इज गाइज अंडर रूट ऑफ 300, और अंडर रूट ऑफ 300 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 10√3 भी लिख सकते हैं। सारी चीजें ऐसा यूनिट में न्यूटन में आएगा। अब √3 का वैल्यू क्या होता है, √3 का वैल्यू याद रखेंगे तो अच्छा है, लगभग 1.73 के आसपास होता है। √3 इज इक्वल टू अराउंड 1.73 इंटू 10 कर देंगे तो रिजल्टेंट फोर्स यहां पर क्या आ गया, 17.3 न्यूटन आ गया। ध्यान से देखो हुआ क्या है, ध्यान से देखो हुआ क्या है, यहां पर आपने दो वेक्टर्स को ऐड किया, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 10 और 10 है, लेकिन ऐड करने पर 10 और 10 20 नहीं आया, इस बार 10 और 10 कितना आ गया, 17.3 आ गया। 10 और 10 दोस्तों इस बार कितना आ गया, 17.3 आ गया। चलिए अभी सारे केसेस देख लेते हैं, फिर इसको हम फील करेंगे। थर्ड केस में अगर मैं रिजल्टेंट निकालना चाहता हूं तो मैं रिजल्टेंट क्या बोलूंगा, पहले फोर्स का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 प्लस दूसरे फोर्स का स्क्वायर 10 का 100 प्लस क्या होता है 2F1 F2 cos थीटा। सो इस बार एंगल 90 है, सो आई राइट cos 90, एंड यू नो वेरी वेल गाइस कि जो cos 90 होता है वो तो 0 होता है, तो ये पूरा का पूरा टर्म आप लोगों का कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या मिलेगा, 100 प्लस 100 इज अंडर रूट 200, और अंडर रूट 200 को मैं फर्दर क्या लिख सकता हूं, 100 का अंडर रूट 10 बाहर आ जाएगा, 10√2, एंड √2 इज अराउंड 1.41 इंटू 10 करेंगे तो आप लोगों को जो रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा वो अराउंड 14.1 मिल जाएगा। क्या आप लोग सरप्राइज नहीं हो रहे हैं, पहली बार में जब दोनों फोर्सेस को ऐड किया, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 10 और 10 है, तो रिजल्टेंट 20 आया, 10 और 10 20 हो गया। दूसरी बारी में 10 और 10 17.3 हुआ, और तीसरी बारी में 10 और 10 14.1 हुआ। चलिए तो आगे की केस भी जरा देख लेते हैं। नेक्स्ट केस में आते हैं, अगर ये वाला केस आपको दिया हुआ है 120 डिग्री, यहां पे रिजल्टेंट क्या होगा, सो दैट इज अगेन पहले फोर्स का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1 F2, सो 10 into 10 इज 100 ओनली इंटू cos थीटा, सो दैट इज 120 डिग्री। और अभी अभी आप लोगों को 120 डिग्री का वैल्यू बताया था बेटा, 120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, दिस इज 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 100 इंटू cos 120, एंड व्हाट इज cos 120, दैट इज -1/2, स्टैंडर्ड वैल्यू है, याद रख लो, फ्यूचर में काम आएगी। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो देखो ये 2 से 2 क्या होगा आपका कैंसिल,
तो ये चीज क्या मिली, 100 प्लस 100 दिस इज 200 और माइनस फर्दर 100 आ गया। 200 में से 100 घटाना पड़ेगा, 200 में से 100 माइनस करोगे तो आप लोगों को इवेंचुअली क्या मिलेगा, 100 मिल जाएगा। दिस इज अंडर रूट 100 एंड व्हाट इज अंडर रूट 100, दैट इज 10। तो रिजल्टेंट फोर्स आप लोगों का 10 आ गया। और यहीं से तो कहानी स्टार्ट हुई थी हमारी, यहीं से तो कहानी स्टार्ट हुई थी कि यार दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड 10, इसका 10, तो रिजल्टेंट भी 10 आ गया। देख लो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आप अब 11वीं में आ चुके हैं हम, ठीक है। और 11वीं में चीजें थोड़ी अलग होती हैं। 10वीं तक हमें क्या पता था कि 10 और 10 तो 20 होता है सर, लेकिन वेक्टर्स में ऐसा नहीं है। रीजन भी इसका बता रहा हूं, थोड़ा सा और इसको एक बार देख लेते हैं। लास्ट केस, यहां पे रिजल्टेंट फोर्स क्या बोलेंगे, सो अगेन F1 F2 स्क्वायर, वैसे तो 0 दिख रहा है, फिर भी मैं टेक्निकली कर रहा हूं, रीजन बताऊंगा। तो दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, पहले का स्क्वायर 100, दूसरा भी 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1 F2, सो दैट इज 10 इंटू 10 दैट इज 100 इंटू कॉस थीटा, व्हाट इज कॉस थीटा, दैट इज कॉस 180 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है। और अगर हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं तो 100 प्लस 100 आप लोगों को मिलेगा 200, कॉस 180 बताया था -1 होता है, 2 इंटू 100 इज 200 और फर्दर माइनस 200 आ गया। 200 में से 200 घटाओगे तो दोस्तों आप लोगों को 0 मिलेगा। तो यहां पर आपका रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गया। अब इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग कंक्लूजन्स जरा निकाल लेते हैं। देखिए, आपको सबसे पहली बात तो यह समझनी पड़ेगी, देयर आर टू टाइप ऑफ एडिशन, देयर आर टू टाइप ऑफ एडिशन। फर्स्ट इज स्केलर एडिशन, जिसके साथ हम अब तक डील करते हुए आ रहे थे। हम जब पहली क्लास में गए, जब हमने एडमिशन लिया, तो वहां पे एक सुंदर सी मैडम आप लोगों को मैथ्स पढ़ाती होंगी। तो उन सुंदर सी मैडम ने जो मैथ्स पढ़ाई, उन्होंने बोला बेटा 1 और 1 2 होता है, 2 और 2 4 होता है, 10 और 10 20 होता है। यह होता है नॉर्मल एडिशन, आप सीधा सीधा जोड़ दे। लेकिन जब आप वेक्टर्स को ऐड करने जाएंगे तो दोस्तों आप लोगों को अलर्ट हो जाना है, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। अच्छा, ये वेक्टर एडिशन है, वेक्टर एडिशन लफड़ा है भैया। वेक्टर एडिशन में सीधा सीधा नहीं जुड़ता है। वेक्टर एडिशन 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, F1 F2 और उनके बीच का एंगल। तो यहां पर हमने देखा डिफरेंट केसेस में हमारे दो वेक्टर्स ऐड हो रहे थे, दोनों का जो मैग्नीट्यूड था वो 10 था, लेकिन डिफरेंस क्या था, डिफरेंस ये था उनके बीच का एंगल। पहले केस में एंगल 0 था और एंगल 0 था, पैरेलल थे, तो हम सीधा सीधा भी जोड़ सकते हैं 10 और 10, याद रखिएगा। हालांकि अभी स्पेशल केस में भी बताऊंगा। तो 10 और 10 को जोड़ने पर सर 20 मिल गया। दूसरे केस में क्या देखा, 10 और 10 थे पर बीच का एंगल चेंज हो गया, बीच का एंगल 60 डिग्री हो गया, तो उनको जोड़ने पर 17.3, एंगल अगर 19 है तो जोड़ने पर 14.1, एंगल अगर 120 डिग्री है तो गजब ही हो गया। 10 और 10 को जोड़ रहे हैं तो 10 ही मिल रहा है। यहीं से तो कहानी स्टार्ट हुई थी। और आखिरी में 10 और 10 को जोड़ रहे हो तो 0 भी मिल रहा है। मतलब एक वेक्टर्स में कुछ भी हो सकता है। वेक्टर एडिशन बहुत अलग है। वेक्टर एडिशन में हम नहीं बोलेंगे कि 10 और 10 20 होता है, हम क्या बोलेंगे 10 और 10 20 भी हो सकता है, 17.3 भी हो सकता है, 14.1 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सर कुछ भी हो सकता है क्या? तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं अभी, कि ऐसा नहीं कि कुछ भी हो जाए, एक लिमिट है, एक रेंज है, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। पर हमें मोटा मोटा एक ये इमेज तो हमारे दिमाग में आ गया, एक हमें क्लियरिटी आ गई कि सर वेक्टर एडिशन एक अद्भुत चीज है, एक विभिन्न चीज है। तो मैं आज के बाद जब भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल करूंगा और मुझे दो वेक्टर्स को ऐड करना पड़ेगा तो मुझे अलर्ट हो जाना है। वेक्टर एडिशन के टाइम हम लोगों को दोस्तों ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, चलिए अब कुछ यहां पर हम लोग इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स निकालना चाहेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला और बेसिक सा एक कंक्लूजन जो आप लोगों को भी शायद यहां पे दिखाओ, और वो कंक्लूजन ये है, यार आप लोगों ने ये चीज नोटिस की क्या, जैसे जैसे हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए यहां पर एक वेक्टर है F1 और दूसरा वेक्टर है F2, अगर हम इन दोनों के बीच का एंगल अगर इंक्रीज करते हैं, अगर हम इन दोनों के बीच का एंगल इंक्रीज करते हैं तो जो रिजल्टेंट फोर्स होता है बेटा उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता है। सर कैसे? आप खुद देख लीजिए। पहले केस में एंगल 0 था, फोर्स 20 आया, थोड़ा सा एंगल बढ़ा दिया 60, फिर क्या कर दिया 90, तो मैग्नीट्यूड कम हो गया,
20 से 17.3, 17.3 से फर्दर कम होकर 14.1 और एंगल को इंक्रीज करते हैं 90 से 120 डिग्री और 120 से 180 डिग्री, फर्दर कम हो गया 10 हो गया और फाइनली 0 हो गया। जैसे जैसे दो वेक्टर्स के बीच का एंगल इंक्रीज करता है वैसे वैसे उनका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है गाइस, वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। आई होप आप लोगों को यह बात समझ में आई होगी। अगर यह बात आप लोगों को क्लियर है तो अब हम अगले डिस्कशन पे बढ़ते हैं। और मैं एक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगा, आपको ये आपने नोटिस भी किया होगा कि फर्स्ट केस में जो रिजल्टेंट आया था ये मैक्सिमम आया था फर्स्ट केस में। तो अगर आप लोगों को दो फोर्सेस का मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए, उन दोनों को जोड़ने पर अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हमें मैक्सिमम मिलना चाहिए, दोनों फोर्सेस को जोड़ने पर मैक्सिमम रिजल्ट आए, तो दोनों को क्या करना, सेम डायरेक्शन में लगा देना। सिमिलरली अगर आपको चाहिए कि दोनों को ऐड करने पर हम लोगों को मिनिमम रिजल्ट चाहिए, तो ये आखिरी वाला केस आ जाएगा दोस्तों। अगर आप लोगों को मिनिमम चाहिए तो दोनों को क्या करिएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आप लोग लगा दीजिएगा। फिर भी इसको मैं एक जनरलाइज थ्योरी में आप लोगों को करवा देता हूं कि हमें क्या कंडीशंस रखनी है कि मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स मिले, फर्स्ट थिंग, और हम क्या करें कि हम लोगों को मिनिमम रिजल्टेंट फोर्स मिले। मतलब इससे ज्यादा रिजल्टेंट फोर्स नहीं मिल सकता है और इससे कम रिजल्टेंट फोर्स नहीं मिल सकता है, इस बात की गारंटी है। तो चलिए दोनों केस देख लेते हैं। यार पहले केस में कंडीशन ये है, अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो दोनों के बीच का जो एंगल होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। मान लीजिए एक फोर्स F1 आगे लग रहा है तो दूसरा फोर्स F2 भी आगे ही लगना चाहिए, तो आप लोगों को जो रिजल्ट मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स, दैट इज F1 प्लस F2, दोनों को ऐड कर दो। अगर आप लोगों को उनका मिनिमम चाहिए तो आप लोगों को याद रखना है कि थीटा जो होना चाहिए गाइस वो 180 डिग्री होना चाहिए। मतलब यदि एक फोर्स आगे लग रहा है तो दूसरा एग्जैक्टली पीछे लग रहा है, और ऐसा कभी भी हुआ तो आप फॉर्मूला मत लगाइएगा, आप डायरेक्टली बोल देना जो इनका मिनिमम होगा, इन दोनों को ऐड करने पे जो मिलेगा वो हमें मिलेगा F1 माइनस F2। ये दो स्पेशल केसेस हैं गाइस, यहां पे फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है तो सीधा सीधा ऐड कर दो, और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो सबट्रैक्ट कर दो। सो दिस इज मैक्सिमम एंड दिस इज मिनिमम। एक और स्पेशल केस है जो आप लोगों को बार बार यूज होगा, तो अगर बार बार यूज होगा तो बेहतर है कि हम उसको अभी कर ले, है ना, और ये आने वाले चैप्टर्स में भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। क्या स्पेशल केस है, अज्यूम करिए कि दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और उन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट एंगल इज कितना, 120 डिग्री। दो कंडीशंस है, दोनों कंडीशंस में यहां पे लिख लेता हूं, क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्सेस शुड बी सेम। दोनों का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो एकदम सेम होना चाहिए, पहला कंडीशन। एंड दूसरा कंडीशन इज उनके बीच का जो एंगल होना चाहिए गाइस दैट शुड बी इक्वल्स टू 120 डिग्री। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो इनके, अगर मैं रिजल्टेंट की बात करता हूं, ना तो वो इस डायरेक्शन में होगा ना वो इस डायरेक्शन में होगा, रिजल्टेंट तो एकदम बीचों बीच होगा, और रिजल्टेंट भी F नोट के ही इक्वल हो जाएगा, रिजल्टेंट भी F नोट के ही इक्वल हो जाएगा। मतलब आपने दो फोर्स लगाए, ये फोर्स भी F और ये भी F, दोनों अगर सेम है, दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो भी सेम आएगा। सर ऐसा कैसे हो सकता है, अरे यही तो हुआ था अभी, देखो जब हमने 10 और 10 को ऐड किया था 120 डिग्री पर तो रिजल्टेंट भी 10 आया। उसी प्रकार अगर हम दो 20-20 के फोर्सेस को ऐड करें और अगर उनके बीच का एंगल 120 है तो रिजल्टेंट भी 20 आएगा। चलिए मैं प्रूफ इसका अगर देखें तो फॉर्मूला लगा दीजिए। आप लोग क्या बोलने वाले हैं, रिजल्टेंट फोर्स किसके इक्वल होता है, दो फोर्सेस दोनों F नोट है, तो पहले फोर्स का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ पहला फोर्स इंटू दूसरा, F नोट इंटू F नोट इज F नोट स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, सो दैट इज कॉस 120 डिग्री ना, थीटा इज 120 एंड आई जस्ट टोल्ड यू व्हाट इज कॉस 120, कॉस 120 इज -1/2। तो यदि हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को दिखाई दे गया होगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होगा, सो दिस इज F नोट स्क्वायर, अगेन F नोट स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल होगा, ये आप लोगों को मिलेगा -F नोट स्क्वायर।
सो द थर्ड टर्म इज एक्चुअली माइनस एफ नोट स्क्वायर। तो ये वाला एफ नोट स्क्वायर और माइनस एफ नोट स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। अंडर रूट लेने पर आप लोगों को जो रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा वो रिजल्टेंट फोर्स कितना मिलने वाला है सर, वो तो एफ नोट मिलने वाला है, दैट इज इक्वल्स टू एफ नोट। ठीक है भाई, मतलब ये लिटरली स्पेशल केसेस हैं, ये आप देखोगे आने वाले टॉपिक्स में। स्पेसिफिकली अगर मैं नीट की बात करता हूं तो नीट में यार हमारे पास हर एक क्वेश्चन को करने के लिए टाइम बहुत कम होता है, तो हमें कुछ इस प्रकार के जो स्पेशल केसेस हैं, जो ट्रिक्स हैं, वो हमें रेडी रखनी पड़ेंगी। और सर ये तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी रटने को, नहीं, ऐसा नहीं है। जब ये चीजें बार बार रिपीट होंगी, बार बार यूज होंगी, तो ये चीजें आप लोगों के दिमाग में सेट हो जाएंगी, तो आपको इतना ज्यादा कोई टेंस होने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, यहां तक का डिस्कशन तो पूरा क्लियर हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ ये मैंने अब तक नहीं बताया, मैंने तो बस सीधा आपको बता दिया दो वेक्टर्स को जोड़ने पर ये रिजल्ट होता है। अब हम उनका रीजंस भी देखेंगे, इसके ऊपर कुछ हम स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, है ना। लेकिन मोटा मोटा सबसे पहले हमें वो फॉर्मूला जो सीखा वो दिमाग में हमने कर लिया सेट। अब यार मैं एक सिंपल सा और एक ट्रिकी क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूं, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सवाल है। नीट में ऐसा सवाल आ जाए तो आप समझ लो 99% बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्या क्वेश्चन है, उन्होंने यार ये बोला कि आप लोगों को दो फोर्सेस दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? दो फोर्सेस, एक फोर्स आपको दिया है 10 न्यूटन और दूसरा फोर्स आप लोगों को दिया है 3.5 न्यूटन। ये दो फोर्स दिए हुए हैं और आप लोगों से बोला कि आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। और आप लोगों को दोस्तों पता है कि एग्जाम्स जो आपके होने वाले हैं ये एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं। तो चार ऑप्शंस दिए गए, क्या क्या दिए गए? चार ऑप्शंस, पहला है 14 न्यूटन, दूसरा है 15 न्यूटन, ध्यान से सुनना तो चीजें आपको 110% समझ में आएंगी। तीसरा है 6 न्यूटन और फिर है आप लोगों का 8 न्यूटन, और बोल दिया कि इनमें से चूज करिए। ये चार ऑप्शंस हैं, आपको हमने दो फोर्स दे दिए हैं, ये दो फोर्स मेंशन कर दिए 10 और 3.5। हमसे पूछा क्या गया? इनका रिजल्टेंट पूछा गया। इनको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, हमें ये बताओ। तो अब एक नॉर्मली बच्चा क्या करता है, इनको देखकर कंफ्यूज हो जाता है यार। वो बोलता है कि यहां तो डेटा मिसिंग है, यहां तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्या डेटा मिसिंग है, क्या चीज गड़बड़ है? तो यार ये गड़बड़ है कि भाई साहब हमें अगर रिजल्टेंट चाहिए तो हमारा फॉर्मूला क्या है रिजल्टेंट फोर्स का? सबसे पहले तो हम उसे रिकॉल कर लेते हैं। जो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला है दैट इज इक्वल्स टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1 F2 cos थीटा, और इस पूरी चीज का अंडर रूट ले लें। इनफैक्ट मैंने आपको बताया भी था दोस्तों, आपको टोटल 3 चीजें चाहिए होती हैं अगर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, तो आपको टोटल 3 चीजें चाहिए। कौन? F1 F2 और उनके बीच का एंगल। तो F1 तो दिया है सर, F2 दिया है, गड़बड़ क्या है कि हमें एंगल नहीं दिया, इनके बीच का हमें एंगल नहीं दिया। यहां पे हम अटक जाते हैं और फिर दिमाग करता है कि कैसे करें यार, ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है। ये सारे थॉट्स हमारे दिमाग में आने लगते हैं जो कि बेफिजूल हैं, जो कि गलत है। अब रियलिटी देखिए, इसका सॉल्यूशन क्या है। आप मुझे बताओ, थीटा को मारो गोली, मुझे ये बताइए कि मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है। इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं, इन दोनों को जोड़ने पर मुझे मैक्सिमम क्या फोर्स मिल सकता है? तो मैक्सिमम तो तब मिलेगा सर जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, और तब हम उनको सीधा सीधा ऐड कर देते हैं। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐड करें 10 प्लस 3.5, तो आपको कितना मिलेगा? 13.5 न्यूटन। दिस इज द मैक्सिमम फोर्स। अच्छा, मिनिमम फोर्स क्या होगा भाई साहब? मिनिमम फोर्स सर इनको माइनस कर दो। मिनिमम कब लगता है? जब अपोजिट डायरेक्शन में दो वेक्टर्स होते हैं। तो आप 10 में से माइनस कर दीजिए, क्या माइनस करेंगे 10 में से? 3.5 माइनस कर दीजिए, तो आप लोगों को दोस्तों कितना मिलने वाला है? 6.5 न्यूटन। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं, मेरा रिजल्टेंट कभी भी 13.5 से ज्यादा नहीं होगा और कभी भी 6.5 से कम नहीं होगा। तो मैं कुछ इस प्रकार भी लिख सकता हूं, मेरा जो रिजल्टेंट फोर्स होने वाला है वो हमेशा क्या तो 6.5 के इक्वल होगा या उससे ज्यादा होगा। ये साइन होता है ग्रेटर देन इक्वल टू का। आप ये बोलना चाहते हैं कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो मिनिमम 6.5 है, तो आप कुछ भी एंगल रखो। 6.5 कब होगा? जब एंगल 180 डिग्री।
जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर अपोजिट में नहीं है तो जो भी होगा लेकिन इससे बड़ा होगा, इससे कम नहीं हो सकता, ये मिनिमम वैल्यू है। सिमिलरली इसका जो मैक्सिमम होगा दोस्तों वो 13.5 होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। मतलब आपका रिजल्टेंट फोर्स क्या तो 13.5 के इक्वल होगा, कब? जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, या फिर उससे छोटा ही होगा। तो ये हमारा रेंज है दोस्तों, दिस इज द रेंज। तो रिजल्टेंट फोर्स 6.5 से लेकर 13.5 के बीच में होना चाहिए। अगर अब हम ऑप्शंस देखते हैं, पहला ऑप्शन 14 न्यूटन गलत है भाई। अरे मैक्सिमम 13.5 है यार, उससे ज्यादा कैसे लोगे? 15 न्यूटन भी गलत हो गया, क्यों? 13.5 से ज्यादा नहीं हो सकता। अच्छा 6 न्यूटन भी गलत हो गया, क्यों? क्योंकि ये मिनिमम की कंडीशन सेटिस्फाइंग नहीं कर रहा है। मिनिमम जो फोर्स होना चाहिए वो 6.5 न्यूटन होना चाहिए, तो आपने तो उससे छोटा कर दिया। 6 इज नॉट पॉसिबल। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 8 न्यूटन। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह सवाल समझ में आया होगा। एंड बिलीव मी, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। तो इसी तरीके से यार आपको थोड़ा सा कई बार क्या करना होता है, स्मार्ट वे में आंसर करना होता है, सीधा ना पूछ करके। अब ये तो बहुत ही आसान होगा कि आपको F1 का वैल्यू दे दे, कोई F2 का वैल्यू दे दे और थीटा दे दे और पूछे कि भैया रिजल्टेंट बताओ, तो तुम सीधा सीधा ये फॉर्मूला डालोगे और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो उन्होंने थोड़ा सा यहां पर आप लोगों को क्या करना की कोशिश करी, कंफ्यूज करने की कोशिश करी। अब एक सवाल जो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है? कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा जब भी आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे, वीडियो देखेंगे, सॉल्व करके जरूर बताना। सवाल दोस्तों बहुत ही ज्यादा बेसिक सा है, थोड़ा सा उसको ट्रिकी बनाने की कोशिश करते हैं, पर अगर आप लॉजिकली देखेंगे तो हो जाता है। F1 आपको एक फोर्स दिया गया 9 न्यूटन और दूसरा F2 एक और फोर्स दिया गया, दैट इज 4 न्यूटन। सॉरी, दूसरा जो फोर्स दिया गया आप लोगों को कितना दिया गया? 4 न्यूटन दिया गया और पूछा कि भाई रिजल्टेंट फोर्स बताओ, इनका रिजल्टेंट क्या होगा। हाँ डेफिनेटली आप लोगों को 4 ऑप्शंस जरूर दिए जाएंगे। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, याद रखना, ठीक है? देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करता है, और सबसे पहले भी नहीं, सबसे ज्यादा कितने बच्चे सॉल्व करते हैं। लॉजिकली सॉल्व करना है, रटना नहीं है। आप पढ़ ले नीट पे, मैं आप लोगों को चैलेंज दे रहा हूं दोस्तों। फिजिक्स आपकी इतनी स्मूथ जाएगी, इतनी स्मूथ जाएगी कि आप लोगों को सारी चीजें लॉजिकल लगेंगी, प्रैक्टिकल लगेंगी, ठीक है? तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन है आपके पास 13.1 न्यूटन, दूसरा है आपके पास 14.2 न्यूटन। ध्यान से सॉल्व करना आसान है। तीसरा आंसर है 4.3 न्यूटन और चौथा आंसर है 6.3 न्यूटन। इन चारों ऑप्शंस में से एक करेक्ट आंसर है जो कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देना है। सो दिस इज योर छोटा सा होमवर्क। बड़ा वाला होमवर्क मैं सेशन के एंड में बताऊंगा। दिस इज छोटा वाला होमवर्क, ठीक है, जो कि आपको एकदम तत्काल भैया जल्दी से जल्दी जवाब देना है। तो ये आपका छोटा वाला होमवर्क है, बड़े वाले होमवर्क पर अभी हम आएंगे, ठीक है सर? यहां तक का हमारा मोटा मोटा डिस्कशन क्लियर हो गया कि यार ये चीज ऐसे है, वो चीज ऐसे है। रिजल्टेंट पर हम लोगों ने देख लिया। अब हम कुछ स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, लेकिन उससे पहले, उन न्यूमेरिकल्स को करने से पहले मैं कुछ यहां पे और आप लोगों को बेसिक चीजें बताने वाला हूं जो आगे, अब मेरा जो मेन मुद्दा है वो ये है कि आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर टू F1 F2 cos थीटा का अंडर रूट। आपने ये मान लिया, क्या इसके पीछे कुछ लॉजिक है? डेफिनेटली इसके पीछे कुछ लॉजिक होगा। तो अब हम देखेंगे कि वो फॉर्मूला आया कहां से। अब हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे दोस्तों ट्रायंगुलर लॉ पे, कि व्हाट इज एग्जैक्टली ट्रायंगुलर लॉ, और ट्रायंगुलर लॉ से हम किस प्रकार इस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। खैर एनीवेज, उससे पहले 2 लॉज हैं, इंपॉर्टेंट लॉज हैं, आप इनको याद रखेंगे, आपके लिए बहुत ज्यादा काम के हैं। सो ऑल्दो मैथ्स रिलेटेड है, सो द फर्स्ट इज साइन लॉ एंड द सेकेंड वन इज नोन एज कोसाइन लॉ, ठीक है? दोनों ही इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें हैं, और ये छोटी छोटी मैथ्स दोस्तों आपके पूरे 11th एंड 12th फिजिक्स में आती रहती है, तो हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अज्यूम करिए कि आपको एक ट्राइंगल दे दिया गया, कुछ यहां पर ऐसा, ट्राइंगल का नाम दे दिया गया ABC, और इसको मैं एंगल A बोल दूंगा, इसको एंगल B बोल देंगे, इसको एंगल C बोल देंगे।
जो साइड एंगल ए के अपोजिट है इसको हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सिमिलरली जो साइड एंगल बी के अपोजिट है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं स्मॉल बी से, और जो साइड एंगल सी के अपोजिट है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं सी से। तो इस प्रकार कुछ हम लोग साइड्स को मेंशन कर देते हैं। तो ये तीन साइड हो गई ए बी सी। तो सबसे पहला साइन लॉ क्या बोलता है? साइन लॉ एक सिंपल सी चीज बोलता है, कोई भी ट्राइंगल हो दोस्तों, किसी भी प्रकार का ट्राइंगल हो, चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल है या इक्विलेटरल ट्राइंगल है या आइसोसेलेस ट्राइंगल है या कोई सा भी ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में हमेशा तीन एंगल्स होंगे। यस, कोई भी एक एंगल का साइन ले लीजिए। तो फर्स्ट एंगल का मैंने साइन ले लिया, सो दैट इज साइन ए, और इसको अब आप डिवाइड कर दीजिए किससे? इस एंगल का साइन लिया है ना, तो इसकी अपोजिट साइड से डिवाइड कर दो, दैट इज स्मॉल ए। तो साइन ए डिवाइडेड बाई स्मॉल ए। सिमिलरली कोई दूसरे एंगल का साइन ले लेते हैं, सो दैट इज साइन बी लेट्स से, और इसको डिवाइड कर दीजिए अपोजिट वाले एंगल से। सो इसका अपोजिट एंगल कौन है? बी स्मॉल, सॉरी इसको डिवाइड कर दीजिए अपोजिट वाली साइड से जो कि स्मॉल बी है, तो डिवाइडेड बाई स्मॉल बी। सिमिलरली इसका भी साइन ले लो, सो दिस इज साइन सी, और इसको डिवाइड कर दो अपोजिट वाली साइड से। सर कर क्या रहे हो? हर एंगल का साइन ले रहे हैं, अपोजिट वाली साइड से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिजल्ट ये आता है दोस्तों, ये तीनों की तीनों चीजें इक्वल होंगी। ये तीनों की तीनों चीजें इक्वल होंगी और इसी को साइन लॉ बोला जाता है। और ये चीज हर एक ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल है, इस चीज का ध्यान रखना, हर एक ट्राइंगल के लिए, चाहे कोई सा भी ट्राइंगल हो। तो एक ट्राइंगल में ये चीज हमेशा आप लोगों को मिलने वाली है। अगर ये चीज आप लोगों को क्लियर है तो अब मैं कोसाइन लॉ के ऊपर आ जाता हूं कि कोसाइन लॉ क्या बोलती है। ये तो साइन लॉ हो गया, रिलेटेड टू साइन आपको दिख भी रहा होगा, फॉर्मूले में साइन आ रहा है। कोसाइन लॉ क्या बोलती है? यार सपोज मुझे कोई भी एक साइड नहीं पता, कोई एक ट्राइंगल दे दिया मुझे, ये ट्राइंगल दे दिया, इस ट्राइंगल में तीन साइड्स हैं ए बी सी। सपोज मुझे ए नहीं पता, तो मुझे पता क्या क्या है? मुझे साइड बी पता है, सपोज ये आपका साइड बी हो गया और ये आपका साइड सी हो गया, ठीक है। और इनके बीच का एंगल, ये मुझे अगर तीन चीजें पता है, देखिए क्या तीन चीजें पता है? दो एडजेसेंट साइड्स पता है। एडजेसेंट साइड मतलब जो कॉन्जिक्यूटिव है यार, कंटिन्यूअस, जैसे भैया बी के कंटिन्यूअसली सी है और उनके बीच का एंगल पता है, तो आप तीसरी साइड निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? आप सिंपली देखिए, यहां पे एक फॉर्मूला यूज होता है, जो तीसरा साइड है ना ए, तो आप बोलेंगे सर जो ए का स्क्वायर होगा वो जानते हैं किसके इक्वल होगा? दैट वुड बी इक्वल्स टू बाकी की जो दो साइड है, सो दैट इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी सी, दोनों साइड को मल्टीप्लाई किया, इनटू कॉस, किस चीज का कॉस? साइड ए निकालनी है, तो साइड ए के अपोजिट एंगल कौन है? ए, तो यहां पे मैंने लिख दिया कॉस ए। सर ये तो बड़ा ही विचित्र सा रूल आप बता रहे हो सर, नए नए फॉर्मूलेज आ रहे हैं, आइडेंटिटीज आ रही है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं रीजन बताऊंगा, मैं आप लोगों को इसको फील करवाऊंगा, इस फॉर्मूले को फील करवाऊंगा। पहले हम लोग इसके सारे फॉर्मेट्स लिख लेते हैं। इसी प्रकार दोस्तों मान लीजिए, इमेजिन करिए मुझे साइड बी निकालनी है, बी, तो अगर आपको साइड बी निकालनी है तो आप बोलेंगे भैया बी का स्क्वायर ले लो इज इक्वल टू, बाकी की कौन दो साइड है? बी आपको निकालना है, तो बची ए और सी, तो आप यहां पे ए का स्क्वायर कर लें प्लस सी का स्क्वायर कर लें माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए सी इंटू कॉस। कॉस में क्या? जो भी साइड बी के अपोजिट वाला एंगल है, दैट इज एंगल बी, सो आई विल राइट हियर कॉस कैपिटल बी। सिमिलरली मैं दोस्तों यहां पे सी स्क्वायर भी लिख सकता हूं, तो सी के अलावा कौन बच गया? ए और बी, तो आप क्या बोलने वाले हैं इस चीज को? दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस, सी साइड निकाल रहे हैं तो सी के अपोजिट वाला एंगल दैट इज सी, सो दिस इज कॉस सी। तो तीनों चीजें सेम है, वो तो बस मैंने ऐसे लिख दिया है अलग अलग, पर दोनों का जो रिजल्ट है, दोनों का जो मीनिंग है गाइस, वो एग्जैक्टली सेम है, ठीक है सर। अब एक सिंपल सी बात समझो, ये जो कोसाइन रूल है ना, ये मतलब मेन रूल है, आप ऐसा बोल सकते हो, ये बाप है यार। किसका बाप है? दिस इज द बाप ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये जो कोसाइन रूल है, दिस इज बाप ऑफ व्हाट? बाप ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आप लोग 10th स्टैंडर्ड में या उससे भी पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं। सर पाइथागोरस का बाप कैसे है? पाइथागोरस की मां कौन है? फिर नहीं, इतना डीप में नहीं जाना है। कहने का मतलब यह है कि जो कोसाइन रूल है दैट इज अ जनरल रूल,
और पाइथागोरस उसका बच्चा है, उसमें से एक उसका पर्टिकुलर उसका एक डिवीजन है, उसका एक एग्जाम्पल है। जैसे उदाहरण के लिए अब सपोज आप लोगों को एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है यहां पे, सो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें हम कोसाइन रूल लगाते हैं। सो दिस एंगल इज 90, लेट्स से दिस साइड इज P परपेंडिकुलर, दिस इज बेस B एंड दिस इज हाइपोटेनस H। तो अब मैं बोलूंगा कि कोसाइन रूल लगाओ, सपोज मुझे H निकालना है, तो मैं क्या बोलूंगा यार, H स्क्वायर जो होगा सर वो किसके इक्वल होगा, दो जो भी साइड दी है परपेंडिकुलर स्क्वायर, दो साइड से आपके पास एक है P और एक है B, सो दैट इज P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, जो रूल बोलता है कोसाइन रूल, -2 टाइम्स ऑफ P इंटू B इंटू कॉस अपोजिट वाला एंगल, हाइपोटेनस के अपोजिट एंगल कौन है 90, सो दिस इज cos 90 एंड यू नो वेरी वेल दैट cos 90 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आपका ये जो cos 90 वाला टर्म है गाइस ये 0 हो जाएगा एंड व्हाट वी विल गेट इवेंचुअली, दिस इज H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और यही तो वो चीज है जो हम यार बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम को भी आप यहां से निकाल सकते हैं, आप समझ सकते हैं। इन शॉर्ट सर कौन सा इन दोनों में से इंपॉर्टेंट है, तो मैं बोलूंगा दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखनी है। बट फिर भी फिजिक्स में रिलेटिवली जो ज्यादा एप्लीकेशंस मिलेंगे ना वो कोसाइन रूल पर मिलेंगे, तो कोसाइन रूल तो पक्के से याद ही करना है। इनफैक्ट हम लोग जो अभी वेक्टर एडिशन सीखने वाले हैं दोस्तों, वो भी आप लोगों का कोसाइन रूल के ऊपर बेस्ड। ठीक है सर, इतनी बात हमको समझ में आ गई। अच्छा, एक छोटी सी ट्रिग्नोमेट्री की चीज और है, वो छोटी सी चीज भी मैं आप लोगों को बता देता हूं अभी, वरना आप लोगों को बाद में कंफ्यूजन होगा। यार ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स याद आ रहे हैं आप लोगों को, पढ़े होंगे आप लोगों ने 10th में, साइन थीटा का कॉस थीटा, है ना, जिनका सम 90 डिग्री करने पर वो दोनों एंगल्स के लिए सेम वैल्यू देते हैं। तो आप लोगों ने ये चीज जरूर पढ़ी होगी कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है गाइज, वो किसके इक्वल हो जाता है बेटा, वो कॉस थीटा के इक्वल हो जाता है। एम आई राइट? यस सर, साइन 90 माइनस थीटा जो है गाइज वो किसके इक्वल है, कॉस थीटा के इक्वल है। ठीक है जी। सिमिलरली उसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो कॉस 90 माइनस साइन थीटा होगा। इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, 90 डिग्री वाले। ठीक है, ठीक है सर। उसी प्रकार अब आपको 11th में सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे जो कि डिटेल में बता दूंगा, टेंशन मत लो। आपको यह याद रखना है कि साइन 180 माइनस थीटा जो होता है ना दोस्तों, वो साइन थीटा के इक्वल होता है। दैट्स इट, बस अभी के लिए इतना याद रखना है। और कॉस 180 माइनस थीटा कितना होगा, कॉस 180 माइनस थीटा आप लोगों के पास होने वाला है माइनस कॉस थीटा। सर ये कैसे बोल दिया आपने, किस बिहाफ पे बोल दिया? तो यार सिंपल सा फंडा है, देखो इसका रीजन तो मैंने आपको बताया। वेरी सून आई एम गोइंग टू ब्रिंग अ वीडियो बेस्ड ऑन बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो कि आपकी 11th में यूज होने वाली है। लेकिन अभी के लिए बस हम इतना समझ लेते हैं कि अगर 90 में से एंगल माइनस करते हैं तो वो दूसरे में कन्वर्ट कर देता है। जैसे साइन किस में चेंज कर देगा, कॉस में, और कॉस किस में चेंज कर देगा, साइन में। लेकिन अगर हम सप्लीमेंट्री एंगल की बात करें, या मैं बोलूं अगर 180 में से माइनस करते हैं तो वो किसी और में चेंज नहीं करता, वो खुद में ही चेंज हो जाता है। ठीक है, वो खुद में ही चेंज हो जाता है। जैसे साइन 180 माइनस थीटा किसके इक्वल हो गया, साइन, खुद में ही हो गया। कॉस 180 माइनस थीटा भी किसमें, खुद में ही हो गया। द ओनली डिफरेंस इज कि कॉस में एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा आता है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। इसके अलावा कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा नेगेटिव आता है दोस्तों, इसके अलावा कोई बिल्कुल भी रद्दी भर का भी आप लोगों का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब मैं उस चीज के ऊपर आने वाला हूं जिसके लिए मैंने ये थोड़ी सी मैथ्स आपको पढ़ाई। अब मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं सॉरी, कि जो रिजल्टेंट फोर्स है उस रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला कैसे आया। उसके लिए हमें ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सीखना पड़ेगा। ये लॉ क्या बोलता है, ये लॉ ऐसा बोलता है कि मान लीजिए सपोज आपके पास दो वेक्टर्स हैं। ये एक वेक्टर है जिसको हम बोल देते हैं F1 और यहीं पर एक और वेक्टर है F2, और मुझे इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। तो पहले तो हम पिक्टोरियली ऐड करते हैं, मतलब डायग्राम में समझते हैं कि डायग्राम में कैसे ऐड किया जाए, और इनके बीच का जो भी एंगल है थीटा पीटा वो सब आपको दिया है। ट्रायंगुलर लॉ का बहुत सिंपल सा फंडा है। ट्रायंगुलर लॉ क्या बोलता है, अगर आप दो वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हो तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा, आपका सबसे पहला काम यह होगा कि एक वेक्टर का जो हेड है वो दूसरे वेक्टर की टेल से जुड़ा होना चाहिए।
एक वेक्टर का सर और दूसरे वेक्टर की पूंछ जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो यहां पे अगर मैं देखता हूं सर ये तो नहीं हो पा रहा है, यहां तो दोनों की पूंछें जुड़ी हुई है। मुझे एंगल डिफाइन नहीं करना है, कंफ्यूज मत होना। अगर हमें एंगल डिफाइन करना होता तब इनकी पूंछ से पूंछ जुड़ी होनी चाहिए। अगर एंगल डिफाइन करना है, हमको एंगल डिफाइन नहीं करना है, हमको तो रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे समझिएगा। मैं इसी का अगला स्टेप आप लोगों को बताता हूं। F1 तो यार आप लोगों का एक वेक्टर है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, राइट। सो दिस इज द F1 वेक्टर, बिल्कुल सही बात है सर। अब अगर आप लोग F2 वेक्टर की बात अगर देखें तो F2 वेक्टर कुछ इस प्रकार लग रहा था यहां पे थीटा एंगल पर। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ F2 वेक्टर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, इस F2 वेक्टर को यहां से पकड़ करके थोड़ा सा आगे पैरेलली शिफ्ट कर दूंगा। सो दिस F2 वेक्टर वुड बी शिफ्टेड समवेयर, थोड़ा सा आगे। और सर ऐसा करने से फायदा क्या होगा? अरे ऐसे करने से फायदा होगा, ये पैरेलल नहीं लग रहा है यार, मजे नहीं आएंगे। देखो पैरेलल लगना चाहिए, है ना, बात में तो तभी मजे आएंगे। हाँ अब पैरेलल लग रहा है। सर ऐसा क्यों किया? ऐसा करने से फायदा ये हुआ दोस्तों, यहां पे देखो यहां पे क्या चल रहा है, यहां पे क्या चल रहा है, यहां पे ये चल रहा है कि एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल से जुड़ा हुआ है। ठीक है सर, यहां तक की तो बात समझ में आ गई। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा अगर दो वेक्टर्स को जोड़ना है? हमारा पहला स्टेप ये होगा, कनेक्ट, किसको कनेक्ट करना है भैया? कनेक्ट हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर किससे कनेक्ट करना है? टू दी टेल ऑफ अनदर वेक्टर, टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर, दूसरे वेक्टर की टेल से आप उसको कनेक्ट कर दीजिए। कर दिया सर। अब क्या करें? अब अगर आप ऐसा करते हैं तो ध्यान से देखिए, यहां पर एक टेल है, ये बेचारी सिंगल हो गई। सिंगल इन द सेंस अकेली टेल है, लोनली टेल है, वो कोई नहीं है उसके आसपास। और अगर इस हेड को देखो तो ये लोनली हेड है, ये हेड अकेला पड़ा है, ये टेल अकेली पड़ी है। अच्छा यहां पे ये दोनों तो जुड़ गए, इनका संगम हो गया, इनका चल रहा है कुछ कुछ, ये हेड और टेल तो जुड़े हैं, ये बेचारे दोनों अभी खाली बैठे हैं। तो अब हमको क्या करना है दोस्तों, ये जो खाली टेल है ना, या इसको मैं रिमेनिंग टेल बोल सकता हूं, इस टेल को इस हेड से जोड़ दो, इस टेल को इस हेड से जोड़ दो। सर ऐसा क्यों किया? ऐसा करने से क्या होगा ये मैं बताता हूं। यह आप लोगों का सुनना ध्यान से, यह आप लोगों का F1 वेक्टर था और ये F2 वेक्टर था। सो दिस नीचे वाला इज बेसिकली F2 वेक्टर। ठीक है सर, ये F2 वेक्टर हो गया, सुनते जाना। ये F2 वेक्टर था, ये F1 वेक्टर है। F1 को अगर मैं पैरेलली शिफ्ट कर लूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा भाई, वो एकदम सेम रहने वाला है, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप एक वेक्टर को उसकी पैरेलल डायरेक्शन में उसके पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा ये करने से क्या हुआ? हेड टेल जुड़ गया। तो मैंने फिर क्या किया? रिमेनिंग टेल को रिमेनिंग हेड से जोड़ दिया, और ऐसा करने पर ये जो मुझे वेक्टर मिला ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। ये हमारा दोस्तों रिजल्टेंट वेक्टर है। FR वेक्टर क्या है? जो कि मुझे F1 और F2 को जोड़ने पर मिला। सर यार कुछ फील नहीं आई, कुछ ज्यादा मजे नहीं आए, तो मैं बोलूंगा फील को थोड़ी सी देर रोक के रखूं, फील को थोड़ी सी देर रोक के रखिए, क्योंकि कुछ तो हमको पहले एज अ फैक्ट, इट्स अ लॉ, इट्स अ ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो एज अ फैक्ट हम इस चीज को पहले अडॉप्ट करते हैं, फिर फील भी करेंगे। मैं फील करवाऊंगा, डोंट वरी। तो पहला काम क्या किया? एक वेक्टर के हेड को दूसरे की वेक्टर की टेल से जोड़ दिया। अब क्या करना है? ऑन ज्वाइनिंग किसको ज्वाइन कर रहे हो? रिमेनिंग टेल, है ना, रिमेनिंग टेल जो अकेली बची थी, रिमेनिंग टेल को किससे जोड़ दिया? रिमेनिंग हेड से, जो अकेला हेड बचा था। और ऐसा करने से आप लोगों को क्या मिलेगा? ऐसा करने से हम लोगों को मिल जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। ऐसा करने से दोस्तों हम लोगों को क्या मिलेगा? रिजल्टेंट वेक्टर। इसको अभी फील भी करने वाले, लेकिन सबसे पहले तो इस लॉ को आप दिमाग में रख लीजिए। दिस इज नोन एज ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए अब इसको थोड़ा सा फील करते हैं छोटे से एग्जांपल के साथ। यार अगर मैं आप लोगों को एक सिंपल सी यहां पे सिचुएशन दूं, ये तो बेसिक अपना एक ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात होगी। सिंपल सा क्या सिचुएशन है? सिंपल सा ये सिचुएशन है कि अज्यूम करिए कि यहां पर एक वेक्टर है जी। ठीक है सर, ये वेक्टर हो गया। एक काम करते हैं, एक बड़ा वेक्टर ले लेते हैं और एक छोटा वेक्टर। सो दिस इज दैट बड़ा सा वेक्टर F1 वेक्टर,
एंड दिस इज छोटा सा वेक्टर F2 वेक्टर। और अब मैं आपसे पूछूं कि भाई इनका रिजल्टेंट कहां लाई करेगा, तो क्या इनके एकदम बीचों बीच लाई करेगा? आपको बहुत अच्छे से आंसर पता है, रिजल्टेंट दोस्तों बीचों बीच तो लाई नहीं करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है रिजल्टेंट उस तरफ लाई करता है, तो रिजल्टेंट कहीं ना कहीं F1 की तरफ लाई करेगा। अब हमारा जो मेथड है हम उस मेथड के अनुसार चलते हैं। सो दिस इज योर बेसिकली F1 वेक्टर, यह आपका F1 वेक्टर हो गया। हमें ट्रायंगुलर लॉ ने क्या सिखाया? हमें ट्रायंगुलर लॉ ने पहला जो स्टेप बताया, पहला स्टेप यह बताया कि हम एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल से जोड़ते हैं, एक के सर को दूसरे के पूंछ से जोड़ते हैं। दैट इज द फर्स्ट स्टेप, याद रखिएगा। ठीक है सर, अगर वो पहला स्टेप है तो वो ही करते हैं हम लोग। तो हम पहला स्टेप यहां पे अगर फॉलो करें तो अब देखिए टेल से टेल जुड़ा हुआ है ना, और ये बीच वाली लाइन है। तो यहां पर आप लोगों का F2 वेक्टर था, इसको मैं क्या कर दूंगा? पैरेलली शिफ्ट कर दूंगा दोस्तों। सो दिस इज द न्यू F2 वेक्टर। ठीक है, दिस इज द न्यू F2 वेक्टर, ये आप लोगों का नया F2 वेक्टर हो गया। ठीक है जी। अच्छा, ये लाइन भी मैं ड्रॉ कर रहा हूं गाइस, जो एकदम बीच से जा रही थी, ये वाली लाइन। इस लाइन को हम कुछ नाम दे देते हैं, सपोज दिस इज लाइन 1। ठीक है, इसको हमने कुछ नाम दे दिया, दिस इज लाइन 1, ऐसे ही बोल दिया मैंने। या आई कैन से दिस इज एंगुलर बाइसेक्टर, और आई कैन से दिस इज एंगुलर बाइसेक्टर, इनके बीच में से जा रहा है। सो दिस इज एंगुलर बाइसेक्टर। ठीक है सर, सो दिस इज द एंगुलर बाइसेक्टर। ओके फाइन। अब मैं दूसरा स्टेप फॉलो करने जा रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको बोला था, जब हम दो वेक्टर्स को जोड़ते हैं सबसे पहला काम, एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल से जोड़ दिया। अब क्या करोगे? जो रिमेनिंग टेल है, जो टेल अकेली बच गई, जो सिंगल है, उसको रिमेनिंग हेड से जोड़ दीजिए। तो रिमेनिंग टेल को हम अगर रिमेनिंग हेड से जोड़ेंगे तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। एंड रिजल्टेंट वेक्टर मींस व्हाट? रिजल्टेंट वेक्टर मींस इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ने पर आपको जो वेक्टर्स मिला है वही तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। तो देखिए, क्या हम लोगों ने जो सोचा था वही हुआ, एग्जैक्टली वही हुआ। मैंने आपको क्या बोला था? ये F1 और F2 को ऐड करोगे, चूंकि F1 बड़ा है, और यदि F1 बड़ा है तो रिजल्टेंट बीचों बीच ना आकर के F1 की तरफ आएगा। यहां पे देख लो दोस्तों, ये एंगुलर बाइसेक्टर है, और आपका जो रिजल्टेंट आया वो देखिए एंगुलर बाइसेक्टर से नीचे आया, क्योंकि F1 बड़ा है। यहां से मैंने फील दिलवाना चाहिए कि यार हमारा जो ट्रायंगुलर लॉ बताता है वो एग्जैक्टली सही चीज बताता है, उसमें कोई मतलब डाउट करने वाली बात ही नहीं है, उसमें कोई डाउट करने वाला सवाल ही नहीं है, वो एग्जैक्टली सच है, 110% सच है, उसमें 1 रुपए का भी झूठ नहीं है। तो हमने अब हमारे दिमाग में ट्रायंगुलर लॉ सेट कर लिया, और अब मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूं जिससे हम लोगों ने स्टार्ट करी थी। ठीक है, देखिए मेरा पढ़ाने का अंदाज हमेशा अलग होगा। पहले मैं आप लोगों को फैक्ट्स बताऊंगा, उन्हें फील करवाऊंगा, और फिर उनका प्रॉपर रीजन भी बताऊंगा। A to Z सारी चीजें कवर होंगी। इस चैनल पर आपको प्रॉपर होमवर्क मिलेगा, प्रॉपर होमवर्क मिलेगा, सफिशिएंट मटेरियल मिलेगा कि आप नीट क्लियर कर लें। और अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा होता है, मैं आप लोगों के लिए टेस्ट भी कंडक्ट करवाऊंगा एग्जैक्टली नीट पैटर्न पे। ठीक है, चलिए खैर अभी आते हैं। अब यार एक सिंपल सी चीज हम देखते हैं। मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं अगेन, तो दिस इज फर्स्ट वेक्टर, वेक्टर ए, जिसको मुझे ऐड करना है दूसरे वेक्टर के साथ, एंड दिस इज वेक्टर बी, ये मेरा दूसरा वेक्टर है। इन दोनों के बीच का एंगल भी मुझे दे दिया थीटा। मुझे इनका रिजल्टेंट क्या होगा उसका फॉर्मूला चाहिए। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है? हालांकि मुझे पता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा पूरे का अंडर रूट, लेकिन अब मुझे उस चीज को डिराइव करना है, वो कैसे आया ये समझना है। तो यार देखिए, ए वेक्टर को तो एज इट इज बना लो जैसा है, ए वेक्टर में हमें कोई चेंज नहीं करना है। सर कर लिया क्या करें? आपका जो बी वेक्टर है वो बी वेक्टर यहां पे ऐसा लग रहा है, तो यार पहला रूल होता है कि हेड और टेल को जोड़ ले, तो इस बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर लीजिए, और बी वेक्टर को अगर पैरेलली शिफ्ट कर लेते हैं तो ये कुछ ऐसा एक डायग्राम बन जाएगा। दिस इज द बी वेक्टर। ठीक है सर, अब रिजल्टेंट निकालने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहां पे एंगल्स हाईलाइट कर देता हूं, क्योंकि कई बार एंगल में फिर बाद में कंफ्यूजन हो जाता है। तो यार अगर मुझे बताओ, ये एंगल थीटा दिया हुआ था, अगर ये एंगल थीटा है तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना, दिस एंगल हैज टू बी थीटा, ये एंगल भी तो थीटा होगा दोस्तों, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो इक्वल होंगे, बिल्कुल सही बात है। अब मुझे अगर रिजल्टेंट चाहिए तो रूल क्या बोलता है कि आप इस रिमेनिंग टेल को, जो टेल अकेली पड़ी है, रिमेनिंग हेड से जोड़ दें,
तो ये आप लोगों का रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, जिसे मैं सी वेक्टर बोल देता हूं, और मैं बोल दूंगा कि सी वेक्टर मुझे कैसे मिला, दो वेक्टर्स को जोड़ने पर, ए वेक्टर को और बी वेक्टर को जोड़ने पर मुझे सी वेक्टर मिलता है। ये रिजल्ट मेरे पास है। तो अब सवाल है कि सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है। तो आप इस ट्राइंगल को अज्यूम करिए, क्योंकि जो लेंथ होता है वो मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर है कि कौन सा वाला वेक्टर मैंने क्या बताया। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दोनों को जोड़ने पर ये सी मिलेगा। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है दोस्तों, आप अगर बुरा ना माने तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये वाला जो एंगल होगा, दिस एंगल विल बी व्हाट एग्जैक्टली, दिस वुड बी 180 माइनस थीटा होना चाहिए, बिकॉज टोटल एंगल इज थीटा, यू नो। यस सर। अब लगा दो यार यहां पे कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या बोलता है? कोसाइन रूल ये बोलता है कि इस ट्राइंगल में जो एक साइड है, कोई सा भी साइड ले लो, सपोज वो साइड मैंने सी ले लिया, तो ये कोसाइन रूल क्या बोलेगा, जो सी का स्क्वायर होगा किसके इक्वल होगा, बाकी की जो दो साइड है। सो दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, बोला था कोसाइन रूल में याद है, 2ab इंटू कॉस अपोजिट वाला एंगल, इंटू कॉस अपोजिट वाला एंगल। तो साइड सी के अपोजिट कौन एंगल है? इसके अपोजिट एंगल है 180 माइनस थीटा, तो यहां मैंने लिख दिया 180 माइनस थीटा। यही तो बोला था कोसाइन रूल ने। बिल्कुल सर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अभी अभी आप लोगों को एक प्रॉपर्टी बताई गई थी, प्रॉपर्टी याद रखना है, यूज होने वाली है। क्या प्रॉपर्टी थी? cos 180 माइनस थीटा, यू हैव टू रिमेंबर दैट इट इज इक्वल्स टू माइनस cos थीटा। ठीक है सर। So in the same equation, I'll write it like this: a square plus b square. Now look at here, this is cos 180 minus theta, right? And if this is cos 180 minus theta, write it as minus cos theta. So minus और minus क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो प्लस हो जाएगा, बचेगा क्या आप लोगों के पास? 2ab cos theta, क्योंकि आपने cos 180 minus theta को minus cos theta लिख लिया। लास्ट स्टेप, टेक अंडर रूट बोथ साइड। अगर अंडर रूट लेंगे तो यहां c मिलेगा और यहां क्या मिलेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस दिस टर्म इज एक्चुअली 2ab cos थीटा, और इस पूरी चीज का आप लोग ले लीजिए अंडर रूट। सो दैट्स इट गाइस, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, जहां से हमने हमारा डिस्कशन स्टार्ट किया था, जहां से हम लोग निकाल रहे थे कि अगर हमें दो वेक्टर्स दे दिए जाए, उनके बीच का एंगल दे दिया जाए, तो यही तो फॉर्मूले से हम लोगों ने स्टार्ट किया था सेशन का, कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन देम। तो ये यहां से क्लियरली आप लोगों का ट्रायंगुलर लॉ से सीधा सीधा रिजल्ट आ जाएगा। चलिए अभी हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स की तरफ भी जाएंगे, लेकिन वहां पे मैं थोड़ा सा एक स्पेशल, ये आप लोगों को होमवर्क भी मैंने दे दिया है छोटे वाला। अच्छा, एक स्पेशल केस आपको बताया था, याद है कि अगर दो फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, अगर 120 डिग्री पर लगेंगे तो उनका रिजल्टेंट भी सेम आएगा। रिजल्टेंट वुड बी ऑल्सो एफ नोट ओनली। यस सर, ये याद है। इसके अलावा एक और छोटा सा केस है ना, वो छोटा सा केस भी आप लोगों को याद रखना है, वो भी स्पेशल की ही कैटेगरी में आएगा, क्योंकि दोस्तों वो भी बहुत बार अपने आप में रिपीट होने वाला है, तो उस केस को मैं यहीं लिख देता हूं, ध्यान से सुनना। ऐसा क्या स्पेशल केस है? मतलब ऐसा कुछ स्पेशलिटी नहीं है। मैं जब स्पेशल बोलता हूं तो मेरे दो रीजंस होते हैं। पहला रीजन तो वो सच में स्पेशल है, दूसरा रीजन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बच्चे उसको अपनी कैलकुलेशंस में लेकर आ जाएं, टाइम वेस्ट ना करें। तो ये स्पेशल केस ये है कि मान लीजिए आप लोगों के पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर f1 है और दूसरा वेक्टर f2 है, और ये दोनों वेक्टर्स दोस्तों 90 डिग्री पर लग रहे हैं, 90 डिग्री पर। तो हमें ये बात तो बहुत अच्छे से पता है कि इनका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं बीच में लाई करेगा f1 और f2 के, पर वो रिजल्टेंट होगा क्या? तो हमें 90 डिग्री के लिए ये चीज याद रखनी है, रिजल्टेंट क्या होता है? पहले फोर्स का स्क्वायर ले लीजिए, ले लिया सर, प्लस दूसरे फोर्स का स्क्वायर ले लीजिए, ले लिया सर, और इन दोनों का अंडर रूट कर लो और कहानी को यही खत्म करो, आगे बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। सर ऐसा कैसे? आगे 2f1 f2 cos थीटा भी तो आएगा। अरे थीटा 90 डिग्री है ना बॉस, एंड इफ थीटा इज 90 डिग्री, cos 90 विल बिकम इवेंचुअली 0। cos 90 तो 0 हो जाएगा, उसमें तो कोई सोचने समझने वाली बात ही नहीं है भाई। तो ये दो स्पेशल केसेस है जो मतलब इतना फ्रीक्वेंटली रिपीट होंगे, इतना
मतलब आप सोच लो, अगर किसी बच्चे को, कोई बच्चा 10th का एग्जाम देने बैठा और उस गधे को 5 का टेबल नहीं आता है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, उसका जीवन कैसा होगा भाई? वो ऐड करने में, मल्टीप्लाई करने में कितना टाइम लेगा? इन अ सिमिलर वे, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, 11th फिजिक्स आप अच्छा रखना चाहते हैं, तो ये दोनों केसेस दोस्तों इतनी बार रिपीट होने वाले हैं कि आप लोगों को वो चीज याद होनी चाहिए। आप देखते ही बोल दें कौन कौन सा रिजल्ट। पहला रिजल्ट, दोनों फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के, बीच में एंगल 120, तो रिजल्टेंट भी क्या आता है? सेम आता है। और दूसरा, मैंने जस्ट आप लोगों को अभी अभी बताया कि दो वेक्टर्स यदि 90 डिग्री पर है तो हमको सीधा याद रखना है उनका जो रिजल्टेंट होगा वो पहले फोर्स का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, और पूरे का हम लोग क्या ले लेंगे गाइस? पूरे का हम लोग अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं कि किस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, किस टाइप के न्यूमेरिकल्स फ्रेम होता है। सो नाउ लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है कि टू फोर्सेस F1 एंड F2 आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ध्यान से सुनिए, दो फोर्सेस लग रहे हैं एक बॉडी पे, बहुत अच्छी बात है। वन फोर्स इज डबल दैट ऑफ द अदर फोर्स, ठीक है, एंड द रिजल्टेंट इज इक्वल टू द ग्रेटर फोर्स। मैं ये वो बोलना चाहता है कि मान लीजिए चलो आप लोगों का एक फोर्स लग रहा है F2, ठीक है, लग गया F2। दूसरा फोर्स लग रहा है दोस्तों F1, मान लेते हैं लग गया F1, और दोनों के बीच का एंगल है थीटा। अब इन्होंने सबसे पहले तो ये बात बोली कि जो एक फोर्स है ना वो दूसरे का डबल है। तो मान लीजिए F1 बड़ा है तो F1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो दूसरे के डबल होगा, F2 के 2 टाइम्स होगा। ये एक इंफॉर्मेशन आपको दी है। अभी तक मैंने सॉल्यूशन नहीं किया, अभी तक तो मैं वही इंफॉर्मेशन आप लोगों को एक्सट्रैक्ट करके दे रहा हूं जो क्वेश्चन में दी हुई है। अब एक और इंफॉर्मेशन दिया है, क्या? तीसरा इंफॉर्मेशन ये है, उन्होंने बोला द रिजल्टेंट इज इक्वल टू द ग्रेटर फोर्स। मतलब जो रिजल्टेंट होगा ना दोस्तों आप लोगों का, वो किसके इक्वल होगा? उसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर फोर्स। मतलब जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो कौन से फोर्स का मैग्नीट्यूड बड़ा है? F1 का, तो यहां पे हम F1 लिख देते हैं। ये दो इंफॉर्मेशन हमको दी है जिसके बिहाफ पर हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा, ये चीज हमें डिस्कस करनी है। लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशन नाउ। सो वी विल से कि रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला लगाया जाए सर, दैट इज F1 स्क्वायर। एज इट इज हम तो सिंपल लगाएंगे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1 F2 कॉस थीटा, और इस पूरी चीज का अंडर रूट भी होता है। मैं बोलूंगा स्क्वायर ले लो यार, दोनों तरफ स्क्वायर ले लीजिए। स्क्वायर लेंगे तो यहां पे स्क्वायर आ जाएगा, और अंडर रूट का स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। तो ये चीज आ गया, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब हम यहां पे क्या करेंगे? अब हम यहां पे सिंपल सी चीज करेंगे, सभी चीजों को F1 की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि FR तो F1 के इक्वल है। तो FR की जगह मैंने लिख दिया दोस्तों F1 का स्क्वायर। ये इन्होंने दिया था कि FR रिजल्टेंट F1 के इक्वल है, इज इक्वल टू, यहां पे तो F1 है ही, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। F2 को मैं क्या लिख सकता हूं? F1 की टर्म्स में लिख सकता हूं F1 डिवाइडेड बाई 2। तो F2 स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे F1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1, वापस से F2 आ गया। F2 को क्या लिख लीजिएगा? दैट इज F1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस थीटा। सबसे पहली चीज, ये वाला F1 का स्क्वायर और ये वाला F1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। इधर मिलेगा 0, राइट हैंड साइड जाएंगे, F1 बाई 2 का स्क्वायर इज एक्चुअली F1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। यहां पे देखिएगा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, प्लस F1 इंटू F1 इज F1 स्क्वायर इंटू दिस टर्म इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है सर, यहां तक का डिस्कशन तो एकदम क्लियर है। इस वाली टर्म को इधर ले लीजिए, कॉस थीटा वाली को, तो कॉस थीटा वाली को टर्म को इधर लाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी। सो दैट इज माइनस F1 का स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट एग्जैक्टली? दैट इज इक्वल टू F1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। चीजें कैंसिल हो रही हैं, F1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस कॉस थीटा 1/4 मिला, और यू कुड से कि सर जो कॉस थीटा है वो माइनस 1/4 आ जाएगा। आपका जो कॉस थीटा है गाइस वो किसके इक्वल आ गया? माइनस 1/4, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। सो दैट इज ऑप्शन सी। आप लोग सोच रहे होंगे सर ये कॉस ऐसा क्या लिखा हुआ है,
इसे कॉस इनवर्स बोलते हैं, ये बाद में आ जाएंगे हम इस चीज के ऊपर। इसका मतलब है कि कॉस थीटा किसके इक्वल है, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है ये देखो, तो कॉस थीटा -1/4 के इक्वल है, तो ये वाला ऑप्शन हो गया। इस कॉस इनवर्स का क्या मतलब है थोड़े टाइम बाद सीखेंगे, एक ही दिन में सारी चीज सीख जाएंगे तो फिर तो यार क्या मतलब रहेगा, है ना, पॉसिबल ही नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि हमारा जो आज के सेशन का टारगेट है, जिस चीज को हम लोग बेसिकली, जिस पे हम लोग मैक्सिमम कंसंट्रेशन कर रहे हैं, वो क्या चीज है कि भैया दो, जहां से कहानी स्टार्ट हुई थी भूलना मत, है ना। मैं जो चीज हाईलाइट कर रहा हूं ना, आप उसका रीजन समझिए, मैं इतनी देर से क्यों बोल रहा हूं कि 10 और 10 20 होता है, यह मैं तुमको आगे भी बताऊंगा जब तुम सिली मिस्टेक करोगे, क्योंकि बच्चे वेक्टर एडिशन के टाइम इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं। और यहां पे दोस्तों इतनी ज्यादा सिली मिस्टेक करते हैं, इतनी ज्यादा सिली मिस्टेक करते हैं जिसकी मतलब कोई हद ही नहीं है, हद से ज्यादा सिली मिस्टेक वेक्टर एडिशन में। तो वेक्टर एडिशन इज समथिंग लाइक, मैं आपको बताऊं, खतरे की घंटी है वेक्टर एडिशन, सच बताऊं तो। इसका अभी आप लोग अभी नहीं इसको रियलाइज कर रहे हैं, इसको आप लोग रियलाइज करेंगे कुछ टाइम बाद, जब आप लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो मेरी बात ध्यान रख लेना, जब भी वेक्टर एडिशन आए तो खुद को अलर्ट कर लेना, वरना भैया खतरा है 220 वोल्ट का, इस चीज का ध्यान रखिएगा। खैर एनीवेज, पहला न्यूमेरिकल हम लोगों ने किया, प्रैक्टिस किया, समझ में आया, लॉजिक समझ में आया, जिस तरीके से इंफॉर्मेशन दी थी वो इंफॉर्मेशन हम लोगों ने पुट करी। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जिसका चाहे तो मैं देखते भी आंसर बोल सकता हूं, फिर भी हम देखते हैं कि क्या चीज है। यहां पे बोल रहा है कि सभी कुछ इक्वल है, सभी कुछ इक्वल है, मतलब दो वेक्टर्स हैं आपके, इसको वेक्टर ए मान लीजिए सपोज, एंड दिस इज वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल है कुछ ना कुछ थीटा। तो बोलता है सबसे पहली बात तो वेक्टर ए का, अच्छा ये चीज का क्या मतलब है सुनिए, इसको तो बोला जाता है दिस इज वेक्टर ए, ये तो वेक्टर ए हो गया, ठीक है। अगर कोई ऐसा लिख दे, वेक्टर ए लिख दे और बाजू में दो डंडे लगा दे, इस सिंबल को बोला जाता है मोड। ऐसे जो दो डंडे लगा दे ना दोस्तों, इस सिंबल को बोला जाता है मोड। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इसका मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो हमें केवल और केवल उसके मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है। तो ऐसे कभी भी दो पैरेलल खड़े हुए डंडे लग गए तो आप समझ जाना कि वो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। तो दो वेक्टर्स हैं ए और बी, थीटा एंगल पर लग रहे हैं। अब उन्होंने बोला मोड ए वेक्टर इक्वल्स टू मोड बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैं बोल देता हूं कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी हम लोग एक्स मान लेते हैं, दोनों का सेम ही है तो उसे कुछ एक नाम असाइन कर देते हैं। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक्स है तो बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड हम एक्स ही बोल देंगे। और इनका जो रिजल्टेंट है दैट इज ए प्लस बी वेक्टर। इनका जो रिजल्टेंट है भाई ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ, इन दोनों को जोड़ने पर जो मिला ए प्लस बी, और वहां पे फिर मैंने डंडा लगा दिया, मतलब उसका मैग्नीट्यूड वो भी इन्हीं के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तो वो भी एक्स के इक्वल है। तो लगा दीजिए दोस्तों। कैसे निकालते हैं आप लोग, रिजल्टेंट वेक्टर सभी को पता है। रिजल्टेंट वेक्टर आप लोगों का क्या होता है, अगर मैं रिजल्टेंट निकालना चाहता हूं इन दोनों का, तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ पहला वाला इंटू दूसरा वाला इंटू कॉस थीटा। इस पूरे का अंडर रूट लेते हैं, इस पूरे का अंडर रूट लेते हैं, स्क्वायर ले लीजिए दोनों तरफ, तो अंडर रूट हट जाएगा और यहां स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां पे एज पर इंफॉर्मेशन ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों को एक्स और एक्स मान लिया, तो ए स्क्वायर की जगह आप लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह भी एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी, दोनों एक्स है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। और गजब बात है कि रिजल्टेंट भी सेम मैग्नीट्यूड का है, सो उसको भी एक्स माना है, सो दैट इज ऑल्सो एक्स स्क्वायर। तो क्लियरली दिख रहा है, ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आप लोगों को क्या मिलने वाला है, दिस इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड इट इज 0, ऑन राइट हैंड साइड इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। इस वाले एक्स स्क्वायर को उधर लेके चले जाए, है ना, तो ये चीज क्या बन जाएगी आप लोगों की, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इस तरफ क्या बचेगा, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। वी आर ऑलमोस्ट डन गाइस। अगर आप यहाँ पे एक बेसिक सा कैलकुलेशन करें तो आप लोगों का एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, यहां -1 बचा, 2 नीचे जाएगा, तो आप लोगों को क्या मिला, कॉस थीटा इज इक्वल टू -2। और जैसे ही कॉस थीटा इक्वल्स टू -2 दिखा तो आपको याद आना चाहिए, आपको चमकना चाहिए कि जो एंगल होना चाहिए ये कितना होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल्स टू 120 डिग्री।
आई जस्ट टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन कि cos 120 का वैल्यू -1/2 होता है। अब मुझे ये बताओ, सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? दैट इज बट ऑब्वियस ऑप्शन सी। अब मुझे ये बताइए कि अगर आप लोगों को स्पेशल केस याद होता, ध्यान से सोच समझ के, मतलब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर आपको स्पेशल केस याद होता तो क्या हमें ये पूरा कैलकुलेशन करने का जरूरत भी था? अगर हम स्मार्ट वे में क्वेश्चन को पढ़ लेते, क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर हम समझ लेते तो हमारा काम हो जाता। कैसे? ऐसे कि हमें दिया हुआ है कि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, उनके रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड सेम है, तो उनके बीच का एंगल पूछा था। तो ये तो स्पेशल केस है, जब एफ वाले 120 डिग्री पे लगते हैं तो रिजल्टेंट भी एफ होता है। आई होप आज के बाद आप लोग ये स्पेशल केस हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि यार ये जेन्युइनली इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये रिपीट होगा। ठीक है सर। तो ये दो क्वेश्चंस अगर हमें क्लियर है, कोसाइन रूल, ट्रायंगुलर रूल हम लोगों को समझ में आ चुका है, हमने ये देख लिया कि यार ये जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आता है ये किस बिहाफ पर आता है। एंड बिलीव मी, ये जो ट्रायंगुलर लॉ है ये सही में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना दोस्तों आपको आगे बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। ठीक, चलिए मोटा मोटा हम लोगों ने अब तक के डिस्कशन में जो मेन मुद्दा था, जो मैं न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को बताऊं, वो ये था कि मुझे इतना पता होना चाहिए कि दो टाइप के अलग अलग एडिशंस हैं। स्केलर एडिशन इज द सिंपल वन, इसीलिए तो हमें वो पहले सिखाया गया। स्केलर एडिशन में 10 और 10 को अगर आप ऐड करोगे, देखना 10 और 10 को अगर आप ऐड करते हो स्केलर एडिशन में, चाहे वो आप कैसे भी ऐड करें, 10 और 10 या फिर 10 और 5 को ऐड कर लेते हैं तो वो 15 होता है, या फिर आप 5 को पहले लिख लो 10 को बाद में लिखो तो भी वो 15 होगा। ठीक है, या फिर आप 10 को ऊपर लिख लो 5 को नीचे लिख लो तो भी वो 15 होगा, या फिर आप 5 को ऊपर लिख लो 10 को नीचे लिख लो, अरे हमेशा 15 होगा भाई। स्केलर में कोई लफड़ा नहीं है, स्केलर एडिशन में कोई लफड़ा नहीं है, 10 और 5 15 होते हैं। लेकिन वेक्टर्स में बात करता हूं तो कुछ भी हो सकता है। वेक्टर्स में अगर आप 10 और 5 अगर सेम डायरेक्शन में लग गए तो 15 हो जाएगा। अगर कुछ और एंगल पर लग गया, 10 इधर 5 इधर, तो ये 12 भी हो सकता है दोस्तों। थोड़ा सा एंगल और बढ़ा दीजिए तो 10 और 5 का जो सम है वो 10 भी हो सकता है। तो वेक्टर एडिशन इज क्वाइट ट्रिकी। वेक्टर एडिशन में उन दोनों को जोड़ने पर उनका जो रिजल्टेंट मिलता है वो उनके बीच में एंगल पे डिपेंड करता है। सो मैं इसको अपने एक लाइफ का रूल बना लूंगा कि मैं जब भी वेक्टर एडिशन करूंगा तब मैं थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाऊंगा, चीजों को आराम से और एक्यूरेट वे में करने की कोशिश करूंगा या करूंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी टर्म है विच इज नोन एज नेगेटिव वेक्टर। बहुत आसान चीज है वैसे तो, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज है। नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या होता है? अब इमेजिन करिए कि ये आप लोगों के पास एक वेक्टर दे दिया है, दिस इज ए वेक्टर। ठीक है यार, नाम से ही काफी कुछ क्लियर हो रहा है। अब आप एक ऐसा वेक्टर इमेजिन करिए जो एग्जैक्टली जिसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर जैसा ही हो, जिसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर जैसा ही हो, लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन की हम बात करें तो उसका डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट हो जाए। बस उसका डायरेक्शन दोस्तों एग्जैक्टली अपोजिट हो जाए। तो अगर ये आप लोगों का ए वेक्टर है तो एक वेक्टर इमेजिन करिए एग्जैक्टली इसका अपोजिट, सो इसको मैं माइनस ए वेक्टर बोल सकता हूं, क्योंकि अगर ये ए वेक्टर है जिसका डायरेक्शन आगे, तो पीछे जो अपोजिट डायरेक्शन में वो उसका नेगेटिव हो गया, तो उसको नेगेटिव वेक्टर बोल दिया जाएगा। सो दिस इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ दिस। इज दैट क्लियर? नीचे वाला इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ ऊपर वाला। सिमिलरली जैसे नेगेटिव वेक्टर एक टर्म है, वैसे यार एक और टर्म आप लोगों को आएगा जो फ्रीक्वेंटली यूज होगा इस चैप्टर में, बाद में इतना यूज नहीं होगा, दैट इज नोन एज नल वेक्टर, विच इज नोन एज नल वेक्टर। ये नल वेक्टर क्या चीज है जी? यार नल वेक्टर का फंडा ये है, नल वेक्टर ऐसा बोलता है कि एक ऐसा वेक्टर अज्यूम करिए, सोच के देखो, खुद सोच के देखो, एक ऐसा वेक्टर अज्यूम करिए जिसका मैग्नीट्यूड ही 0 हो, मतलब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो नल वेक्टर उस वेक्टर को बोला जाता है। दो बातें आप लोगों को नल वेक्टर के बारे में ध्यान से समझनी है, फर्स्ट एंड सेकंड। क्या चीज है? सबसे पहली चीज, इसका एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा गाइस? 0 होगा, तो उसे नल वेक्टर बोल दिया जाएगा। ठीक है सर,
समझ गए आपकी बात को? अब चूंकि ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन के ऊपर भी कुछ कमेंट करना पड़ेगा। अब अगर हम सोचें इसकी डायरेक्शन क्या है, तो एक्चुअल में पता है इसकी डायरेक्शन डिफाइन ही नहीं की जा सकती है ना, डिटरमाइन ही नहीं की जा सकती। इनफैक्ट बेटर वी से दैट इज नॉट इवन डिफाइंड। यार कोई ऐसी चीज जो है ही नहीं, जिसका मैग्नीट्यूड ही 0 है, तो उसका आप डायरेक्शन क्या बोलोगे भाई? कुछ भी बोल लो, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं फर्क ही नहीं पड़ता। तो उसकी डायरेक्शन डिफाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है अगर वो एक नल वेक्टर है। ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर्स आप लोगों को एक ध्यान में रखने, बस ये टर्म्स हैं। सो फर्स्ट इज नोन एज नेगेटिव वेक्टर, मतलब किसी भी वेक्टर की उल्टी डायरेक्शन में। सेकेंड इज नोन एज नल वेक्टर, और एक और होता है जिसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताना चाहूंगा। इसको बड़े ध्यान से सुन लेना यार, उसके बाद मैं आपको होमवर्क भी बताऊंगा जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, है ना, उसको आपको सॉल्व करना है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जनरली पहले बता दी जाती है, पर मुझे ये जो लॉ है ये एकदम फर्जी और वाहियात लगती है, क्योंकि अगर आपको ट्रायंगुलर लॉ समझ में आ गया और अगर आपको वो सारे फैक्ट्स समझ में आ गए, सारे लॉजिक्स समझ में आ गए, तो पैरेललोग्राम लॉ आपके लिए कुछ भी नहीं है। कैसे सर? बताता हूं। देखो ये क्या बोलता है, मान लीजिए ये आप लोगों का एक वेक्टर हो गया, दिस इज ए वेक्टर। आप खुद बोलना, आप खुद बताओगे कि कितना फर्जी है। और ये दूसरा वेक्टर बी वेक्टर हो गया, और ये इनके बीच का एंगल है, इनके बीच का एंगल कितना है? दिस एंगल इज थीटा। ठीक है सर, एक पार्ट तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, दूसरे में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है? वो बोलता है अगर आपको दो वेक्टर्स जोड़ने हैं, अगर आपको दो वेक्टर्स ऐड करने, तो आप कुछ भी मत करो। ये ऐसा बोलता है कि आप एक सिंपल सा काम करिए, आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर तो दिए हुए ही हैं, दो वेक्टर्स तो गिवन है। जैसे ट्रायंगुलर लॉ क्या बोलता था? ट्रायंगुलर लॉ का पहला स्टेप ये होता था कि कुछ भी हो, हम आगे का काम तब करेंगे जब एक वेक्टर का सर दूसरे की टेल से जुड़ा हो, है ना। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए ये आप लोगों का, अभी ब्लैक कलर कहां से आ गया, मान लीजिए आप लोगों का ए वेक्टर है एंड दिस इज बी वेक्टर, ऐसे दो वेक्टर्स दिए। तो पैरेललोग्राम लॉ ये बोलता है आप एक काम करो, इस ए वेक्टर के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ऐसे ए वेक्टर के पैरेलल में एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए। दो वेक्टर्स है ना, तो एक वेक्टर के पैरेलल में लाइन ड्रॉ कर ली और दूसरे वेक्टर के पैरेलल में भी एक लाइन ड्रॉ कर लो। दोनों वेक्टर्स के पैरेलल में हमने एक एक लाइन ड्रॉ कर ली। और अगर अब हम देखें तो इमेजिनरी एक पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है। भाई पैरेललोग्राम क्या होता है? एक चार साइड्स होती हैं जिसमें से जोड़े होते हैं दो पैरेलल साइड्स के। तो मैंने यहां पे ए वेक्टर दिया था, बी वेक्टर दिया था, तो मैंने क्या किया, मैंने ए वेक्टर के पैरेलल एक साइड कर ली, बी वेक्टर के पैरेलल एक साइड कर ली। हाँ सर। अब आप मुझे ये बताइए, अब ये ऐसा बोलता है कि इस पैरेललोग्राम का जो ये वाला डायगोनल होगा ना, ये वाला डायगोनल समझिएगा, ये जो डायगोनल होगा दोस्तों, ये डायगोनल इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ऐसा इसने बोला। ये वाला जो डायगोनल है वो इनका रिजल्टेंट होगा, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अरे तो क्या महान चीज बोली इसने, कुछ भी तो अलग नहीं बोला। सेम चीज तो आपकी ट्रायंगुलर लॉ थी। ट्रायंगुलर लॉ ने क्या बोला कि भाई साहब दो वेक्टर्स हैं ऐसे रखे हुए हैं, इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दो, कर दिया, इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दिया। अब क्या करो, जो रिमेनिंग टेल है उसको रिमेनिंग हेड से जोड़ दो, तो आप लोगों को रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। यहां पे सेम बात को बोलने का थोड़ा सा नजरिया अलग हो गया। यहां पे बोलता है कि दो वेक्टर हैं ए और बी, तो ये ऐसा नहीं बोल रहा है कि शिफ्ट करो, पर बात तो सेम है। इसने बी वेक्टर को शिफ्ट नहीं किया, लेकिन पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर ली और इसको यहां से यहां जोड़ दिया, तो यही तो रिजल्टेंट वेक्टर है। सो दोस्तों ये पैरेललोग्राम लॉ हो गया। हवा बनाते हैं लोग कि पैरेललोग्राम लॉ ये है, रट रहे हैं बच्चे बिना मतलब में। मैं तो बोल रहा हूं कि अगर आपने ट्रायंगुलर लॉ पढ़ लिया दोस्त, तो ट्रायंगुलर लॉ पढ़ने के बाद आपको ये बोलना चाहिए, अरे छी ये क्या है, पैरेललोग्राम लॉ, अरे ये तो सेम चीज है भाई, कुछ भी तो डिफरेंस नहीं है। हाँ यहां पे एक चीज अच्छी है, क्योंकि इसके दो रिजल्ट है, मैं आपको बताना चाहूंगा। यह आप लोगों का पहला रिजल्ट हो गया। अब दूसरा रिजल्ट अगर हम थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें तो हमें बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, पर हां ध्यान से देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा, मैं पहले बता देता हूं। दूसरा क्या बोलता है
कि ये दो वेक्टर्स हैं वापस से, सो दिस इज योर लेट्स से ए वेक्टर एंड दिस इज द बी वेक्टर, ठीक है, ये आप लोगों का बी वेक्टर हो गया, इनके बीच का जो एंगल है दैट एंगल इज थीटा। अब वापस से सेम काम यार, आप कुछ मत करो, ये आप लोगों का ए वेक्टर और बी वेक्टर तो एज इट इज बना ही लीजिए, उन दोनों में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सो दिस इज योर ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, और फिर ऐसा करने के बाद वो एक चीज और बोलता है कि भैया ए के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो एज वेल एज बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। ठीक है सर, यहां तक की तो बात हमें एकदम क्लियर है, और मुझे ऐसा लग भी नहीं रहा है कि आप लोगों को यहां तक में कुछ मतलब ऐसे कोई मेजर डिस्कशन करने लायक भी है। एक ऐसा नॉर्मल सा पैरेललोग्राम लो, हमने पैरेललोग्राम बना लिया। अब यार ये वाले वेक्टर को आप देखेंगे तो ये जो बीच वाला जो डायगोनल था वो इन दोनों का सम था यार, वो इन दोनों का क्या था गाइस, वो इन दोनों क्लियरली दिख रहा है आप लोगों को, वो सीधा सीधा इन दोनों का सम था। लेकिन दोस्तों मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। अब मैं अगर कोई दूसरे डायगोनल की बात करूं, मान लीजिए ये आप लोगों का एक डायगोनल हो गया, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ये हमारा एक डायगोनल हो गया। अगर हम इस वाले डायगोनल की बात करें, किस वाले की, इस वाले की, तो ये डायगोनल पता है क्या देगा, ये इन दोनों का डिफरेंस देगा, ये इन दोनों का डिफरेंस देगा। अब ये नहीं समझ में आता, इसलिए मैं काम करता हूं, इसको पहले समझा देता हूं, आप लोगों को फील आ जाएगी, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो यार, ये आप लोगों का ए वेक्टर हो गया, एज सिंपल एज दैट, यस सर। ये आप लोगों का बी वेक्टर हो गया, ठीक है, इन दोनों को हमें जोड़ना है। मैं बोलूं इन दोनों को गोली मारो, मैं तो कुछ और करने वाला हूं, इन दोनों को जोड़ने के अलावा मैं कुछ और करता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं बी वेक्टर को ऐड करता हूं, किसके साथ, मुझे पता है क्या चाहिए, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, इनका एडिशन नहीं चाहिए। एडिशन तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ट्रायंगुलर लॉ ने हमें सिखा दिया, एक वेक्टर के हेड को दूसरे की टेल से जोड़ो, रिमेनिंग टेल को रिमेनिंग हेड से जोड़ो तो रिजल्टेंट आ जाएगा। मुझे इनका रिजल्टेंट ना चाह करके मुझे इनका डिफरेंस चाहिए, मुझे चाहिए बी वेक्टर में से अगर ए वेक्टर को घटा दे, या फिर आप क्या बोल सकते हो, मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं, बी वेक्टर में मुझे ऐड करना है, क्या ऐड करना है, माइनस ए वेक्टर। नजरिया देखो दोस्तों, मैं क्या तो ये चीज बोल दूं कि 5 में से मुझे 3 घटाना है भाई, क्या तो मैं बोल दूं 5 में से मुझे 3 घटाना है, या फिर मैं ये भी तो बोल सकता हूं 5 में मुझे ऐड करना है, क्या ऐड करना है, -3। तो मैं बोलना चाहता हूं, क्या तो मैं बोलूं, मुझे सपोज मुझे इनका डिफरेंस चाहिए, बी माइनस ए वेक्टर चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि यार क्या तो बी माइनस ए बोल सकता हूं, या बी में ऐड कर दूं माइनस ए, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए कैसे करेंगे, ये तो आप लोगों का बी वेक्टर हो गया, ये तो क्लियर है बी वेक्टर, ये सर। अब माइनस ए वेक्टर क्या होगा, इसका उल्टा कर दे, ए वेक्टर आगे तो पलटी मार दो, तो ये आपने ऐसा पलटी मार दिया दोस्तों, ये आपने पलटी मार दिया पलटी, यस सर, तो ये माइनस ए वेक्टर हो गया, ये आप लोगों का माइनस ए वेक्टर हो गया। दिख रहे हैं दो वेक्टर्स, ये वेक्टर बी है और ए को मैंने मार दिया पलटी, तो ये माइनस ए वेक्टर हो गया। अब मैं इन दोनों को जोड़ना चाहता हूं, यही तो मैंने बोला, मैं किसको ऐड करना चाहता हूं, मैं ऐड करना चाहता हूं बी वेक्टर को, किसके साथ ऐड करना चाहता हूं, माइनस ए वेक्टर के साथ। तो कैसे करेंगे, तो खुशी की बात है, हमारा जो ट्रायंगुलर लॉ है वो क्या बोलता है, इनका हेड और टेल कनेक्टेड होना चाहिए। जब भी हम दो वेक्टर्स को जोड़ रहे हैं, हम यहां ऐड करने जा रहे हैं बी वेक्टर को, किसके साथ, माइनस ए वेक्टर के साथ, तो उन दोनों का हेड और टेल कनेक्टेड होना चाहिए। हो रखा है सर। तो ये जो सिंगल बची हुई पूंछ है, जो सिंगल टेल है, उसको सिंगल हेड से जोड़ दीजिए, तो आप लोगों को इन दोनों का रिजल्टेंट मिल जाएगा। किन दो वेक्टर्स को ऐड किया, बी वेक्टर को ऐड किया है, किसके साथ, बी वेक्टर को ऐड किया है माइनस ए वेक्टर के साथ। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो यही तो मैं आपको चीज बोल रहा हूं। पिछले वाले में अगर आप लोगों ने इस चीज को थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट किया हो, तो सेम चीज को दोस्तों, बस ये एरो थोड़ा सा इसको हम लोग उल्टा कर लेते हैं, है ना, एरो को थोड़ा सा हम लोग उल्टा कर लेते हैं। तो यहां पे सेम चीज को बोलने का एक डिफरेंट तरीका, पहले में हमने ये बोला कि भाई साहब अगर आपके दो वेक्टर से आप पैरेललोग्राम बना लो, तो ये आपका इनका रिजल्टेंट वेक्टर है जो इनको ऐड करने पे मिलेगा, और जो दूसरा ये वाला डायग्राम है, ये बी माइनस ए वेक्टर मिलेगा इनको सब्ट्रैक्ट करने पर। अभी अभी मैंने आप लोगों को शो किया था कि ये वाला जो वेक्टर है दोस्तों, ये बी माइनस ए आ जाएगा। आप दोनों ट्रायंगुलर लॉ से भी समझ सकते हैं या पैरेललोग्राम लॉ से भी समझ सकते हैं। मोटा मोटा अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ को
कंक्लूड करना चाहूं कि उसका मेन पॉइंट क्या है, तो उसका कंक्लूजन बस इतना है कि अगर दो वेक्टर्स दिख रहे हैं, दोनों वेक्टर्स के पैरेलल में क्या कर दीजिए, दो साइड्स बना दीजिए। वन ऑफ द डायगोनल, जो ये वाला डायगोनल है, वो उन दोनों वेक्टर्स का सम देगा, और जो दूसरा डायगोनल है वो उन दोनों का डिफरेंस देगा। ठीक है, तो दो डायगोनल्स हैं आप लोगों के, सो दोनों डायगोनल्स में क्या होने वाला है, दोनों डायगोनल्स में ये होने वाला है, एक उन दोनों का सम देता है दोनों वेक्टर्स का, और वहीं पर दूसरा उनका डिफरेंस देता है दोनों वेक्टर्स का। ठीक है, ठीक है सर, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। अब यार अगर आप लोग जेन्युइनली नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो चैनल है दोस्तों पढ़ ले नीट, ठीक है, मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूं, इस चैनल का हमारा केवल और केवल एक मोटो है, और वो मोटो है रिजल्ट देना। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी देना, सो दैट इज द ओनली मोटो ऑफ पढ़ ले नीट। अब अगर मुझे नीट क्लियर करना है तो व्हाट इज द बेसिक थिंग, आप लोग बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखते होंगे कि सर किस प्रकार हम नीट क्लियर कर सकते हैं, नीट में 700 मार्क्स कैसे आए, ठीक है, फिजिक्स में इतने कैसे आए, कैसे टॉप करें। मैं आपको बताता हूं 3 रूल्स बस आपको फॉलो करने। सबसे पहला यार, आपको यहां पे पूरा कंटेंट मिलेगा, पूरा कंटेंट पढ़ ले नीट पर, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे वो बायो है, और हर में आप लोगों को बेस्ट टीचर्स मिलने वाले हैं। मेरा इंट्रोडक्शन छोटा सा आफ्टर द सेशन, माई सेल्फ दीपक चौधरी, मैंने अपनी पढ़ाई IIT बॉम्बे से की है, पिछले 7 सालों से ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स में मैं पढ़ा रहा हूं। काफी सारे रिजल्ट्स मैंने दिए हैं, और काफी सारे रिजल्ट्स आप लोगों के साथ मिलकर देने हैं। तो पहला काम क्या करना है, जिस दिन जो लेक्चर अपलोड हो रहा है उसको आपको अटेंड करना है, और लेक्चर को अटेंड करने के साथ साथ आप लोगों को नोट्स भी मेंटेन करने हैं। दैट इज द फर्स्ट थिंग। केवल 3 काम करने हैं। यहां पर डेली दोस्तों आप लोगों के लिए सेशन हो रहा है, और 2 घंटे का सेशन हो रहा है, 2 घंटे का एक कंटिन्यूअस सेशन है। तो आपका पूरे आने वाले टाइम में, अगर आप नीट 2024 को टारगेट कर रहे हैं या 23 को टारगेट कर रहे हैं, आपका पूरा सिलेबस, आपको पूरा कंटेंट इस चैनल पे मिलेगा, और वो भी सीक्वेंस वाइज। तो आप लोगों को लेक्चर प्लस नोट्स मिल रहे हैं, तो पहले तो लेक्चर्स अटेंड करने, नोट्स बनाने हैं साथ की साथ। इस चीज का याद रखना, नोट्स आप कोशिश करें कि साथ के साथ बना लें लेक्चर को अटेंड करते टाइम, तो बेस्ट होगा, है ना, अदरवाइज फिर बाद में चीजें बैकलॉग में कन्वर्ट हो जाती हैं। दूसरी चीज यार, जो आप लोगों को DPPs दी जा रही है, या फिर जो मॉड्यूल दिया जा रहा है ना, या और आई कैन से जो मटेरियल, या फिर मैं बोल सकता हूं जो होमवर्क दिया जा रहा है, जो मैं आपको अभी दूंगा, वो होमवर्क करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इफ यू नीड द सिलेक्शन। एंड थर्ड यार, आप लोगों को एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी होगी, तो थर्ड पार्ट को आप अभी के लिए भूल जाए। अभी के लिए मेन फोकस पहले 2 पे करिए, टेस्ट सीरीज के लिए हम लोग बाद में आ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को एक फाइल दी है, उसमें वेक्टर्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस नीट लेवल है, लेवल 1 और 2 एग्जैक्टली नीट लेवल है, लेवल 3 भी है जो थोड़ा सा एडवांस लेवल है, जो कि KVPY एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं या ओलंपियाड देना चाहते हैं, तो आपको आज क्या करना है, लेवल 1 के ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लीजिएगा, और लेवल 2 के ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लीजिएगा। जो भी आप लोगों को पढ़ाया है पूरे वेक्टर्स में से, ये उसी के बेसिस पर है। हमें मोस्टली 2 लेक्चर्स और लगेंगे और पूरा वेक्टर्स आपका खत्म हो जाएगा। साथ के साथ होमवर्क करते रहो गाइस, एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय एवरीवन, टेक केयर।